नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने देखिए मध्यकालीन भारत की एक क्लास कर ली थी, तो इंट्रो टाइप की हो गई थी वो क्लास कि भाई कौन कौन से आप पे आक्रमण हुए थे, है ना, दिल्ली पर, और कौन कौन लोग कब कब आए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद महमूद गजनबी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद या खत्म होने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत होती है, और यहाँ पर वंश फिर आता है गुलाम वंश, है ना, जिसकी जो है संस्थापक कौन बनता है, ऐबक बनता है। तो यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है आज। अब आशा करता हूं मैं कि जो इससे पहले क्लास करवाई गई है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। देखिए क्लास करते चलिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और यहाँ से जो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से कर सकोगे। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मतलब इतना अच्छा क्वालिटी से बनाया गया है कंटेंट कि यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। 40 दिन भी अब पूरे नहीं कह सकते एक तरीके से बचे हैं, क्योंकि भाई एडमिट कार्ड आने के बाद आप लास्ट दिन 2 दिन पहले से आना जाना स्टार्ट हो जाएगा सेंटर पर। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक, अब दिल्ली सल्तनत का क्या है, वंश देखते हैं कि कौन कौन से वंश आए और क्या क्या उनका सिक्वेंस रहा। ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी सिक्वेंस पूछ लेता है कि वंश का जो है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे हैं, उनको सिक्वेंस में लगाइए, है ना। तो वो आ जाता है एक, इनका ये आ जाता है कि भाई पूरे मैंने यहाँ पे देखिए इनके जितने भी वो रहे हैं सुल्तान, उनके भी लिख रखे हैं। तो क्या सारे सुल्तानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? नहीं, पूरे सुल्तानों के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन इनका सिक्वेंस पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस तो हम लोग नहीं हटा सकते, है ना। तो ये देखना ही देखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आया? गुलाम वंश, है ना। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, और तुगलक वंश आया, इसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। तो भैया अब क्या कहें कि मतलब ये तो आए, इस टाइप का सिक्वेंस रहा, लेकिन याद कैसे करना है इसको? तो ट्रिक के साथ याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अभी आज किसके पीछे भाग रहे हैं? सल्तनत के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब सल्तनत के पीछे भाग रहे हैं तो फिर क्या रहेगा? सल्तनत हमें गुल खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? हो जाएगी गुल खा तू सा ले। इतना याद हो जाएगा। तो देखिए गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, है ना। और खा से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। तू से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। सा से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और ला से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। इतना हो जाएगा याद। ये वाली ट्रिक जो है ना, आप लोग लिख लीजिए, है ना, अपने उस पर जहां भी आपका जो भी मटेरियल है उस पर लिख लीजिए, या फिर मैं ये पीडीएफ तो डलवा ही देता हूँ, इसी पर आप लिख लेना। तो क्या हो जाएगा? गुल खा तू साले। क्योंकि भाई सल्तनत के पीछे भाग रहे हैं तो सल्तनत हमें गुल तो खिलाएगी ना। तो सबसे पहले कहेंगे गुल खा तू साले। तो गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम। खा से क्या हो जाएगा? खिलजी। तू से क्या हो जाएगा? तुगलक। सा से हो जाएगा सैयद। और ला से हो जाएगा क्या? लोधी। ठीक, अब भाई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? ये तो हो गई हमारी ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनका सबसे बड़ा और सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा है। तो सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है? सबसे बड़ा शासनकाल रहा है तुगलक वंश का। ठीक है, कितना रहा? 1320 से 1412, लगभग कितना? लगभग 90 प्लस, है ना। और सबसे छोटा किसका रहा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे बड़ा शासनकाल किसका? तुगलक वंश का। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे फालतू नहीं बताऊंगा आपको, है ना। और सबसे छोटा शासनकाल किसका रहता है? ये सिर्फ मात्र 30 वर्ष का रहता है, खिलजी वंश का। तो सबसे छोटा। ठीक है, इतना याद रख लेना आप लोग। सबसे बड़ा तुगलक वंश का टाइम पीरियड, और सबसे छोटा रहेगा खिलजी वंश का टाइम पीरियड। ठीक, अब आती है भाई संस्थापक की बात कर ले। तो भाई संस्थापक क्या कौन कौन हो गए? इसके हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके जलालुद्दीन, इसके गयासुद्दीन तुगलक वंश के, है ना, और सैयद वंश का खिलजी खां, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो क्या देख लिया हम लोगों ने? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और खिलजी वंश का क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। अब बात हो गई, इसकी ट्रिक बना लेते हैं कुछ, है ना। अगर ट्रिक बन जाएगी तो हम लोगों को याद रहेगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये देखिए। अब तो 1 मिनट में ट्रिक बन जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे? ऐबक जल गया, है ना। ऐबक जल गया, खईबो, खई बो, हो गया ना। देखिए ऐबक जल गया, खईबो, ऐसे ही लिख लेना ट्रिक इसके ऊपर ही, पीडीएफ निकलवा के इसके ऊपर ट्रिक जरूर लिख लेना आप लोग, क्योंकि भैया ये चीजें आप लोगों को रटनी नहीं पड़ेंगी, यहीं के यहीं याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐबक से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और जल से क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी, है ना। और गया से क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन। और इसके बाद खई से हो जाएगा खिज्र खां, और
बो से हो जाएगा बहलोल लोधी। अब इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आपको क्या क्या याद हो गया? सबसे पहले तो जो सल्तनत काल में वंश आया, वंश का सीक्वेंस आपको याद हो गया। और फिर सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा रहा? सबसे छोटा रहा है यहाँ पे खिलजी वंश, और सबसे बड़ा क्या रहा? तुगलक वंश, ये हो गया। और संस्थापक याद हो गए। संस्थापक क्या हो गया? ऐबक जल गया, और खैबो क्या? तो भाई ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, खई से हो गया खिज्र खां, और बो से हो गया बहलोल लोधी। ये आप लोग ने लिख लिया, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं भाई इनका सिक्वेंस। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या ये जो सिक्वेंस दिया है इनका सबका, जो जितने भी सल्तनत में जो सुल्तान आए गुलाम वंश में, इनका सबका सिक्वेंस दिया है। तो क्या सबको पढ़ना है? नहीं, सबको नहीं पढ़ना है, लेकिन सबको एक एक नजर देखना जरूर है, क्योंकि सिक्वेंस लगाने आ जाता है। लास्ट का मान लो 3 का सिक्वेंस दे दिया उसने लगाने को, तो हमें लास्ट का तीनों का पता ही नहीं है कि कौन कौन आए, है ना। फिर पता चलता है कि पहले के दे दिए या बीच के दे दिया, तो कुछ पता नहीं रहता है। तो देखो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? ऐबक को पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे इल्तुतमिश को पढ़ेंगे अच्छे से, रजिया सुल्तान को अच्छे से पढ़ेंगे, और गयासुद्दीन बलबन को अच्छे से पढ़ेंगे। अब 3-3 का सिक्वेंस हो गया, तो याद कैसे करेंगे? 3-3 का सिक्वेंस याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, सबको याद रहेगा। फिर उसका पुत्र था आराम शाह, ये आया। इसके बाद इल्तुतमिश आया, ये याद रखना है। तो सबसे पहले ये 2 का सिक्वेंस बनाइए, ऐबक और आराम शाह, ठीक है, याद हुआ। फिर इल्तुतमिश के बाद 2 का सिक्वेंस बनाइए, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन, ठीक है। रुकनुद्दीन आया था इल्तुतमिश के बाद कुछ टाइम के लिए। फिर आई रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद बनाइए 3 का सिक्वेंस। 3 का सिक्वेंस कौन कौन? रजिया, अलाउद्दीन मसूद शाह, और नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये याद करना है आपको भाई, ये देख देख के याद करना है, फिर सिक्वेंस आएगा तो आप तुरंत लगा लोगे, ठीक। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आएगा, और गयासुद्दीन बलबन के 2 पुत्र हुए कैकोबाद और क्यूमर्स, ये आएंगे, ठीक। इतना याद हो जाएगा। क्या क्या देखा हमने? ऐबक के बाद आराम से आया, सबको याद है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया, सबको याद रहेगा। रजिया के बाद ये जो 2 नाम है, ये थोड़े से टफ है, इनको याद रखना है, अलाउद्दीन महसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये याद हो जाएंगे। और गयासुद्दीन बलबन के बाद तो कैकुबाद और क्यूमर्स, उसके 2 पुत्र थे, ये भी याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं जलालुद्दीन, जो खिलजी वंश आया उसमें कौन कौन आए, ये हम लोग जब खिलजी वंश अभी स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। फिर उसके बाद तुगलक वंश में कौन कौन आया, जब तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे, तभी देख लेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बनाते हैं भूमिका। कैसे भूमिका बनाते हैं? देखिए जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि गौरी गया था, गौरी को जब खत्म हो गया था, खखुर जो खोखर जाति थी उसने मार दिया था इसको, है ना। खोखर जाति के जो कह सकते हैं कि जो लड़ाकू थे, उन लोगों ने इसको मार दिया था। अब जब गौरी गया तो यहाँ पर कौन था? सबसे पहले तो ऐबक ही था, है ना। ऐबक कहाँ पे था? लाहौर में, है ना। और और कौन था? यालदोज भी था, यालदोज। और कौन था? एक था कुवाचा, और कौन था? एक और था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो अब इनसे संघर्ष चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, कि भैया अब गौरी तो चला गया, अब ये कहने वाला तो कोई है नहीं कि भाई कि गौरी चला गया तो कौन अब यहाँ पर सल्तनत का मालिक बनेगा। तो ऐबक जो है सबसे पहले करेगा कंट्रोल यालदोस को। कैसे कंट्रोल करेगा? इसकी थी पुत्री, इससे शादी कर लेगा ये, ठीक है। और सबसे प्रिय गौरी का भी ऐबक ही था। क्यों था गौरी का ऐबक प्रिय? सबसे पहले क्योंकि गौरी की जो पुत्री थी इससे भी ऐबक ने शादी की थी, ठीक है। तो गौरी का भी ये दामाद था, और फिर ये जो है बन जाएगा यालदोस का भी दामाद। इतना याद रहेगा, है ना। और जो कुवाचा था, कुवाचा, कुवाचा से ये गौरी अपनी बहन की शादी कर देगा, तो ये भी ठंडा हो जाएगा, है ना। और बख्तियार खिलजी को ये अपना क्या बना लेगा? सेनापति बना लेगा, तो ये भी ठंडा हो जाएगा। सबको कंट्रोल कर लिया गौरी ने कि नहीं कर लिया? देखिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, और यहाँ पर ये है लाहौर, यहाँ पर बैठा हुआ है ऐबक। तो ऐबक क्या करेगा? गौरी का प्रिय इसलिए था क्योंकि गौरी ने अपनी लड़की की शादी इससे की थी, ऐबक से, तो गौरी का दामाद भी था एक तरह से, वो गुलाम भी था, ठीक है। और दूसरी बात भाई, गुलाम से शादी क्यों कर दी थी? क्योंकि गुलाम जब योग्य होता है ना तो शादी कर ही दिया जाता है ना। तो ऐबक से शादी हो गई थी गौरी की लड़की की, तो ऐबक वैसे ही आगे था, सबसे आगे सल्तनत का मालिक बनने में। दूसरा जो यालदोस गजनी में बैठा हुआ है, इसकी भी पुत्री से शादी कर लेगा ऐबक, तो एक इसका भी ये दामाद हो जाएगा, तो ये भी साइड हट जाएगा। और कोवाचा जो रहेगा यहाँ पर मुल्तान में जो बैठा हुआ है, तो कोवाचा से ऐबक अपनी सिस्टर की शादी कर देगा, मतलब अपनी बहन की शादी कर देगा, तो कोवाचा भी ठंडा हो जाएगा। अब कौन बचा? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को क्या बना लेगा? ये खुद का सेनापति बना लेगा, तो बख्तियार खिलजी भी यहाँ पे शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया, क्या आ गया यहाँ से? ऐबक। अब समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब वहां पे फंसना फसाना हो रहा था। उसके बाद ऐबक कैसे अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ा
और गुलाम वंश की उसने फिर नींव डाल दी। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक रहा, ये चीज याद रखनी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि संस्थापक, तो संस्थापक हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया, तो ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्थापक हो गया। दूसरी बात आती है कि इसने राजधानी कहाँ बनाई गुलाम वंश की? तो गुलाम वंश की राजधानी इसने बनाई थी लाहौर में, ठीक है, दिल्ली में इसने नहीं बनाई। दिल्ली में अभी आगे बताऊंगा मैं किसने बनाई है। लाहौर में राजधानी बनाई थी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए, ना तो इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है, ये चीज हो गई। इसीलिए ये हमेशा गुलाम बना रहा है ना, तभी इसी के नाम पे बना है गुलाम वंश, ठीक। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? भाई बहुत दानी था, बहुत ही दयालु था ये। अगर किसी को दिक्कत होती थी तो लाखों दान कर देता था, ठीक है। और कुरान पूरी इसको याद थी, पूरी कुरान याद थी, तो इसको कुरान खां भी कहा गया, कुरान खां। और एक और नाम इसको कहा दिया जाता है हातिम, ये भी याद रखना, हातिम भी इसी को कहा जाता है। तो तीन नाम, लाख बख्श, हातिम और कुरान खां। कुरान पूरी याद थी इसलिए कुरान खां। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये दोनों इसके दरबार में रहते थे, ये याद रखना है हमें। किस कौन कौन रहते थे? हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। इनसे एक बार क्वेश्चन बना है, इसलिए मुझे डालना पड़ा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, इसको ये अपना गुरु मानता था, है ना, गुरु मानता था। और इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार बनाई थी इसने। अब कुतुब मीनार की बात करते हैं, कुतुब मीनार को यहाँ पर देख लेते हैं बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनको ये क्या मानता था? गुरु मानता था। और कुतुब मीनार जो बनाई थी उसने इन्हीं के नाम पर बनाई थी। अब देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। अब देखिए कुतुब 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 हो रहा हर जगह, है ना। तो कुतुब याद रखना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु, और इन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब कुतुब कुतुब, तीन बार कुतुब कुतुब हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बख्तियार काकी के जो थे वो उनके गुरु, कुतुब मीनार बनाई, और बनाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इतना याद रहेगा, तीनों को कुतुब 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 से कर लीजिए। अब देखिए मीनार जो बनाई है कुतुब मीनार, इसकी क्या कहानी है। सबसे पहले इसने कुतुब मीनार बनाई ना, तो इसने सिर्फ 2 तल्ले बना पाए थे इसके, है ना, और ये खत्म हो गया था। तो 2 तल्ले किसने बनाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद आया इल्तुतमिश, तो 2 तल्ले ये भी बना देगा, 1 और 2, 2 इसने बना दिए, तो ये हो गई 4 मंजिल। फिर क्या होता है, एक बार बिजली गिरती है और इसकी चौथी मंजिल हो जाती है ध्वस्त, है ना। तो इसके बाद जो ध्वस्त जो मंजिल हो जाती है, तो इसको ठीक भी करवाता है, और इसके आगे भी एक मंजिल और बनाता है, कौन? फिरोजशाह तुगलक। तो ये कितने मंजिल की हो गई है अभी? 5 मंजिल की। पहले कितने मंजिल की थी? 4 मंजिल की, है ना। 2 मंजिल किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2 मंजिल किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। और एक ध्वस्त हो जाने के कारण इसी में से फिर 2 मंजिल बनवाई किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। और वो जो 2 मंजिल बनवाई है वो सफेद संगमरमर उसमें दिखाई देता है। तो आप जब दिल्ली में कुतुब मीनार देखने जाते होगे, तो कुतुब मीनार में देखते होगे 3 तल्ले जो है वो तो है रेड पत्थर के, है ना, रेड पत्थर के। और जो ऊपर के 2 तल्ले आपको दिखते होंगे वो व्हाइट से कलर के दिखते हैं। तो वही 2 जो लास्ट वाले जो मंजिल है, वो मंजिल बनवाई है किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। और उससे नीचे वाली 3 मंजिल मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ऐबक और इल्तुतमिश ने। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पॉइंट मिलेंगे ये वाले, तो हम उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। कुतुब मीनार सारी समझ में आ गई, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कुतुब मीनार से, अब आप इससे मतलब बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इतने नहीं पूछेगा। और किसके नाम पे बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है, हो गया। चलिए भैया मस्जिद की बात कर लेते हैं। मस्जिद कौन कौन सी बनाई इसने? कुब्बत उल इस्लाम बनाई एक तो दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में। 2 मस्जिदें बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्या होता है फिर उसके बाद ये शौकीन था चौगान का, ठीक है। तो 1210 में ये चौगान खेल रहा था, कहां पर? लाहौर में। और लाहौर में चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है, और गिरने के बाद भैया जब गिरेगा वहीं वहीं मृत्यु होगी। तो इसका मकबरा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो राजधानी लाहौर, और लाहौर में ही चौगान खेल रहा है, लाहौर में ही गिर के मरा है, तो भैया मकबरा भी लाहौर में ही बनाया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता करनी है यार, याद रखनी है। इसके आगे क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा इससे बाहर। चलिए भैया अब देखते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश कब आया? 1211 से 1236 तक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सन याद रखना, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इनके टाइम पे क्या क्या कार्य हुए, है ना। तो अब देखते हैं। देखिए उसको तो लाया था गौरी साथ में ही, ऐबक को। और ये भी कौन था? इल्तुतमिश जो था ये ऐबक का दास था, ऐबक का गुलाम था, कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन यदि बनता है आपका कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन हुआ? गौरी का गुलाम कौन हुआ भैया? गौरी का था ऐबक, है ना।
और ऐबक का गुलाम कौन है? तो ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। तो भाई इल्तुतमिश को क्या करेंगे? गुलाम का गुलाम, है ना, ये गुलाम और गुलाम का गुलाम ये। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं इल्तुतमिश को। ठीक है, और क्या है, ये शमसी वंश और इलबरी वंश से ये अपना ताल्लुक रखता था, तो इतना भी याद रखना है, इलबरी वंश से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ऐबक ने इसको कब खरीदा था? अल्हिलवाड़ का युद्ध हुआ था, उसमें ऐबक ने इसको खरीद लिया था, इसीलिए ये ऐबक का गुलाम था, ना कि गौरी का। ठीक है, इतना याद रखोगे। अब भाई बात आती है कि अब ऐबक जब मरा तो फिर से वही दिक्कत आएगी। कौन सी दिक्कत? जो हम लोगों ने इधर देखी है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा बिगाड़ के फिर से। भाई अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐबक खत्म हो गया कहाँ पर? लाहौर में। तो अब लाहौर में खत्म हुआ तो फिर से वही दिक्कत आ गई, फिर से संघर्ष हो गया। किसका? याल्दोस कहेगा मैं बनूंगा, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से तो मैं ही आगे हूँ। और कोवाचा कहेगा मैं बनूंगा, क्योंकि भाई कोवाचा भी तो यहाँ पर लाइन में था ही। अब लेकिन आ जाती है नई एंट्री, किसकी हो जाती है? इल्तुतमिश की, जो कि बहुत ही योग्य था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी भी की थी, तो ये ऐबक का दामाद भी हो गया था। देखिए ये लोग शादियां यहीं पे यहीं कर देते थे, जो भी योग्य दिखता था थोड़ा बहुत तो कहते थे चलो भाई निपटाओ यहीं पे, है ना, तो शादी इनसे हो गई थी। अब बात आती है याल्दोस से। तो अभी तक आपने पढ़े होंगे 3 युद्ध, कौन कौन से? तराइन का एक प्रथम युद्ध पढ़ा था, है ना, किसके किसके बीच? तराइन फर्स्ट किसके किसके बीच पढ़ा था? तो वो पढ़ लिया था हम लोगों ने, गौरी और किसके बीच? चौहान के बीच, है ना। तो गौरी और चौहान के बीच, जिसमें चौहान जीत गए थे, है ना। फिर पढ़ा था भाई सेकंड युद्ध, तो सेकंड युद्ध पढ़ा था हम लोगों ने किसके बीच? गौरी और चौहान के बीच, फिर से गौरी और चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ था? गौरी विजयी हो गया था। ठीक है, इसमें चौहान जीते, इसमें गौरी जीते। फिर हुआ तृतीय युद्ध। अब ये तृतीय युद्ध जो हो जाएगा तो ये हुआ था 1215 में। और किसके किसके बीच हुआ ये? तो ये हुआ याल्दोज और किसके बीच? इल्तुतमिश के बीच। ये याद रखना, ये युद्ध एक बार पूछा गया था, तो आप लोग याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध सबको याद रहता है, सबको बिल्कुल। लेकिन तृतीय युद्ध पे किसी की नजर नहीं जाती। तृतीय युद्ध हुआ था याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच 1215 में, जिसमें याल्दोज की हार हुई थी और इल्तुतमिश जीत गया था। याल्दोज को इसने बंदी बना लिया था और कुछ दिनों बाद फिर मार दिया था। ठीक है, इतना याद रहेगा। और इसके बाद जब याल्दोज से इसने निपट लिया, फिर इल्तुतमिश दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया, और दिल्ली से फिर इसने वार किया कुवाचा पे। तो एक इधर इस साइड से और इधर से भी किया। तो कुवाचा भाग गया यहाँ से, ठीक है, छोड़ छाड़ के भाग गया। जहां कहाँ भागा किसी को नहीं पता। तो ये हो गया, कुवाचा की भी कहानी हो गई खत्म, और याल्दोज की भी कहानी खत्म हो गई। अब कौन बचा? बख्तियार काकी। तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी था ना जो। तो बख्तियार खिलजी को फिर से इसने जो है अपना क्या बना लिया? सेनापति बना लिया। ठीक है, यही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय याद होगा आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की जो वो थी, स्थापना किसने करवाई थी? ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, और ये आपको अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था और जलाया तो किसने है? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या पॉइंट पूछेगा। तो देखिए, जो इससे पहले जो ऐबक था, ऐबक ने कभी भी जो है अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, और ना खुतबा पढ़वाया था, और ना ही उसने परमिशन ली थी खलीफा से कि भाई मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। लेकिन जो ऐबक जो इल्तुतमिश बैठा है यहाँ पर, जैसे ही दिल्ली पर, तो दिल्ली पर जैसे ही बैठा तो इसने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया। खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने पड़ता था, एक प्रमाण पत्र होता था कि हाँ भाई मैं यहाँ का सुल्तान बन रहा हूँ और आप तो खलीफा हो ही, आप सर्वोच्च हो। ठीक है, तो इसको यहीं से कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। जो गुलाम वंश था उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है यहाँ पर खिलजी को। इतना याद रहेगा, सॉरी इल्तुतमिश को। इतना याद रहेगा आपको कि नहीं? इतना याद रहेगा। चलिए, राजधानी इसने क्या बनाई थी? दिल्ली। फिर इसके सिक्कों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि टका और जीतल, इसके 2 सिक्के चलाए थे। टका था चांदी का और जीतल था तांबे का। एक याद रख लेना, इससे आपको चांदी और तांबा सबको याद रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर अगर वो उल्टा स्टेटमेंट कर देगा ना, तो वहां पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि चांदी का कौन था और तांबे का कौन था। तो देखिए, जीतल लिखा तो इसमें भी ता आया, तो और तांबे में भी ता आया, तो ता से ता मिला दोगे तो दोनों याद हो जाएंगे आपको। हो गया ना, ता से ता मिला दीजिए, जीतल में भी ता और तांबे में भी ता। एक याद रहेगा तो दूसरा तो अपने ही आप याद हो जाएगा, है ना। चलिए, हो गया ये। अब इल्तुतमिश बड़ा योग्य शासक था, और ये अपने दरबार में अच्छे अच्छे लोगों को रखना चाहता था, जिससे कि ये संगठित जो है वो बना सके अपना जो इसका जो दरबार था उसको संगठित बना सके और अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो इसने सबसे पहले लाया था तुर्क ए चहलगानी। तो पूछा जाता है आपसे कि तुर्क ए चहलगानी का जो स्थापना की है वो किसने की है? तो ये की है इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये याद रहेगा। इसमें क्या था?
जो तुर्क, ये देखिए ये लोग तुर्क से आए थे, तो तुर्क के जो 40 लोग थे ना, जो कि थोड़े से विद्वान टाइप के लोग थे, इनको इसने इसमें शामिल किया था। और ये कुछ भी नया काम करता था तो इनसे सलाह लेता था, या फिर ये लोग खुद ही सलाह देते थे कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा उचित रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा संगठन उस समय माना जाता था, और इस संगठन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश के ये सारे विश्वसनीय थे। ठीक है, चलिए, इसी समय सल्तनत पे मंगोल आक्रमण से बचाया इल्तुतमिश ने। कैसे बचाया बताते हैं आपको कहानी पूरी। देखिए, एक था मंगबरनी, है ना, मांगबरनी था। तो मांगबरनी के पीछे पड़ गए थे मंगोल। तो मांगबरनी भागते हुए आए झेलम नदी को पार करते हुए इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश से बोलता है कि भाई साहब, हमारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। इल्तुतमिश कहते हैं, अरे भैया, हम सुल्तान हैं, तो तुम्हारे पीछे कैसे गुंडे पड़े हैं, हमें बताइए कौन गुंडे पड़े हैं, है ना। तो कहता है, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए, आइए खाना वाना खाइए, है ना। तो खाना खा रहे होते हैं, उस समय इल्तुतमिश पूछता है कि अरे भाई मांगबरनी, ये तो बताओ कि आपके पीछे कौन सा गुंडा पड़ा है जिसके डर से आप इधर भाग के आए हो। तो बोलता है, हमारे पीछे पड़े हैं मंगोल। तो इसका खाना रुक जाता है इल्तुतमिश का। कहता है, मंगोल पड़े हैं, अरे भाई खड़े होइए, भगाइए इनको जल्दी फटाफट, नहीं तो मंगोल यहीं आ जाएंगे। और ये मंगबरनी को जो है यहाँ से खदेड़ देता है, और मंगोलों के पास एक लेटर भेजता है कि भैया मंगबरनी आया था हमारे पास, हमने भगा दिया, ठीक है, आप कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मंगोल का खतरा होता है वो इल्तुतमिश टाल देता है, क्योंकि अगर मांगबरनी को इल्तुतमिश अपने पास रख लेता, और उस समय गुलाम वंश स्टेबल हो ही रहा था, और उस समय यदि फिर सीधा मंगोलों का आक्रमण हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसने जो है मंगोलों का आक्रमण जो है टाल दिया था, मंगोलों से खतरा ऐसे ही कर दिया था। अब देखते हैं आगे। एकता व्यवस्था की इसने स्टार्टिंग की थी। भाई एकता व्यवस्था क्या थी, जैसे मान लीजिए वेतन जो देते हैं ना, तो वेतन में पैसे नहीं होते थे उस समय, क्योंकि देखिए स्टेबल ही हो रहा है गुलाम वंश, तो पैसे थे नहीं। तो ये एकता के रूप में जमीन दे देते थे, है ना, वेतन के रूप में क्या देते थे, जमीन, जमीन देते थे। तो इसको कहते थे एकता व्यवस्था। और जो जो उसको प्राप्त करता था उसको कहते थे इक्तादार। ठीक है, इतना याद रहेगा, जो उसको प्राप्त करता था उस जमीन को, उसको कहते थे इक्तादार। तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये भटिंडा का इक्तादार, ये बदायूं का इक्तादार, ये यहाँ का इक्तादार, ये वहां का इक्तादार, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने खूब सुने होंगे। तो अब समझ में आई एकता व्यवस्था क्या होती थी, कि वेतन के रूप में आपको सीधी जमीन दे दी जाती थी, और जो उस जमीन को प्राप्त करता था उसी को कहा जाता था इक्तादार। ठीक, इतना याद हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या देखना है, इसकी स्थापत्य कला देख लेते हैं कि भैया इसने क्या क्या करवाया। तो स्थापत्य में देख लिया कुतुब मीनार का निर्माण, जो 2 मंजिल का करवाया था ऐबक ने, और 2 का करवाया था इसने। ठीक है, तो ये इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। मकबरा, जो मकबरा निर्माण शैली होती है ना, इसका जन्मदाता भी कहा जाता है किसको, तो कहा जाता है इल्तुतमिश को। और अगर पूछे शुद्ध मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता कहा जाता है, शुद्ध मकबरा निर्माण शैली, तो वो कहा जाएगा बलबन को। लेकिन मकबरा निर्माण शैली पूछा जाए तो इल्तुतमिश को। ठीक है, दोनों चीज याद रहेंगी। फिर पूछा जाता है दिल्ली में इसने अपना स्वयं का मकबरा बना दिया, क्योंकि भैया इसको पता था कि भाई दिल्ली में ही मरूंगा मैं, तो दिल्ली में अपना खुद का मकबरा बनवा दिया था पहले। देखिए मकबरा क्या होता था, देखिए मैं एक दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ यहीं पे। मकबरा मकबरा आप सुन रहे होंगे बार बार, तो मकबरा देखो, जो नॉर्मल इंसान मरता था मुसलमानों में, तो नॉर्मल इंसान के लिए बोलते थे कब्र, कि भाई कब्र में दफनाया, ठीक है। और अगर कोई विद्वान आदमी मरता था तो कहते थे कि भाई मजार, मजार बनी होती है, जो सुनते हैं आप लोग कि यहाँ की अजमेर की दरगाह और अजमेर की मजार उसको बोलते हैं, या फिर फतेहपुर सीकरी में जो मजार बनी हुई है वो। तो जो विद्वान लोग होते थे उनकी बनती थी मजार, ठीक है, कब्र नॉर्मल इंसान की, मजार विद्वान लोगों की। और फिर बनता था मकबरा। तो मकबरा होता था सुल्तानों का, है ना, जो कोई सुल्तान बनता था, मरता था, या फिर राजा मरता था, तो होता था मकबरा। जैसे आप लोगों ने सबका मकबरा अभी इससे पहले जो है लाहौर में देखा है ऐबक का मकबरा, दिल्ली में देखा है किसका, इल्तुतमिश का मकबरा। और जैसे सिकंदरा आप लोग गए होंगे, आगरा के पास में एक जगह है सिकंदरा, वहां पर अकबर का मकबरा बना हुआ है, कितना शानदार बना हुआ है। आप यहाँ पे दिल्ली में गए होंगे हुमायूं टॉम्ब में, है ना, हुमायूं का मकबरा जिसको बोलते हैं, कितना शानदार बना हुआ है, वो मकबरे होते थे। तो मकबरा होता था, तो जो राजा मरता था ना, उसको जहां पे दफनाया जाता था उसको कहा जाता था मकबरा। मजार विद्वान को, और कब्र नॉर्मल इंसान को। ठीक है, अब ये तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आपको कहीं भी ये सुनाई देंगे शब्द तो अब आपको समझ में आ जाएगा, या किसी को समझाना होगा तो आप बता देंगे। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अब बदायूं ने क्या किया था, बदायूं में क्या हुआ था, हौज एक खास शमसी ईदगाह, एक पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, तो शमसी ईदगाह का निर्माण कहाँ पे हुआ था, बदायूं, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनका दरबारी कवि कौन था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश का दरबारी कवि था मिनहाज उस सिराज, और इसकी रचना कौन थी, बहुत ही फेमस रचना इसकी थी, तबकात ए नासरी। इसको याद रखना भैया, पूछी जाती है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासरी, और मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी कवि, इल्तुतमिश का। ठीक है, बहुत ही विद्वान इंसान था ये। ठीक,
इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1236 में क्या होता है, ये जो है इसका लास्ट अभियान माना जाता है। कैसे 1200 अभियान में जाता है ये बामियान। बामियान आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, अफगानिस्तान में आज का। अभी कुछ ही दिन पहले वहां पर जो तालिबानी थे उन लोगों ने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा था, है ना। बुद्ध की बहुत बड़ी जो एकाश्म पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी उसको चटका दिया था, है ना, बामियान में। तो बामियान था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में ये गया था अभियान करने, और वही अभियान के दौरान ये क्या हो गया, बीमार हो गया और लौट कर इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इसको दिल्ली में क्या किया गया, दफना दिया गया। तो मकबरा दिल्ली में हो जाएगा इसका। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रही। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग कि इल्तुतमिश जो था वो तो बहुत विद्वान था, और इसके जो बच्चे थे वो बहुत ही बेकार थे। मतलब बेकार क्या कह सकते हैं, विद्वान नहीं थे, बहुत ही मतलब नालायक टाइप के थे, बहुत ही आलसी थे, सो के ही नहीं जागते थे। ये जगाता रहता था इल्तुतमिश, ये जागते ही नहीं थे। तो इनको तो दिख गए थे ललना के पांव पलना में, है ना। समझ में आ गया था कि भैया ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेंगे। अब क्या करेंगे, तो भाई ये थी जो कि भाई यूपी पीसीएस निकालने की दम रखती थी, कौन, रजिया, है ना। तो रजिया को इसको योग्यता दिखती थी, तो रजिया को ये अपने सामने ही सुल्तान घोषित कर देता है कि इसके बाद रजिया जो है हमारी सुल्तान बनेगी, ना कि हमारे पुत्र कोई भी, पुत्र बेकार है ना। ये तो डी ग्रुप में अभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और रजिया सुल्तान एसडीएम बन जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो चलिए रजिया सुल्तान जैसी बनती है तो भाई थोड़ा सा जो तुर्क ए चहलगानी था, जो इनके 40 सरदारों को ग्रुप, उनको दिक्कत होती है और इसके हल्के से विरोध में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही ये खत्म होता है तो ये जो तुर्क ए चहलगानी होता है ये इसके पुत्र को ही बिठाते हैं, किसको, रुकनुद्दीन को। लेकिन वो रुकनुद्दीन जो था बहुत ही अयोग्य शासक था, तो इसको हटा के फिर कुछ ही दिनों बाद रजिया सुल्तान खुद बन जाती है, रजिया के नाम से बैठ जाती है ये। ठीक है, और ये इसका 1236 से 40 तक 4 साल रहेगी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रजिया के बारे में कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला शासिका, तो प्रथम महिला शासिका कौन आई है। अभी तक हम लोगों ने देखिए प्राचीन या काल से ही देख रहे हैं, वैदिक काल से ही, वैदिक काल से कोई महिला अभी तक आपको शासिका के रूप में नहीं दिखी है। तो सबसे प्रथम पहली पूछा जाएगा कि प्रथम महिला शासिका, तो आपको रजिया सुल्तान ही लगाना है, यहाँ पर प्रथम महिला शासिका हो जाएगी। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने सोचा कि भाई अगर मैं महिलाओं की तरह रहूंगी, बुरखा वरखा पहन के रहूंगी, तब तो मजा नहीं आएगा, एक सुल्तान ऐसे कैसे रह सकता है। तो इसने क्या किया था, पर्दा त्याग दिया था, और कोट और कुल्हा मतलब टोपी पहनती थी। ये कोट तो समझ ही गए होंगे, और कुल्हा का मतलब होता है टोपी। तो कोट और टोपी पहनकर इसने स्टार्टिंग की थी अपने राजकाज में जाने की, दरबार में जाने की। ठीक है, फिर इसने 2 इक्तादारों को बिठाया था, एक बदायूं में बिठाया था एतगीन को, और एक भटिंडा में बिठाया था इसने अल्तूनिया को। ठीक है, अब ये जो है बहुत ज्यादा सुनती नहीं थी, इसका बहुत ज्यादा विरोध हो गया था, और इसको जो तुर्क ए चहलगानी है ना, इनकी ये सुनती थी नहीं। तुर्क ए चहलगानी लगता था कि ये सब षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो तुर्क ए चहलगानी भी इनसे चिढ़ गया था, जो 40 सरदारों का जो गुट था वो भी रजिया से चिढ़ गया था, और रजिया भी इनसे चिढ़ गई थी। ठीक है, तो इसको हटाने की सोचते हैं, लेकिन रजिया क्या जाती है जामा मस्जिद में लाल कपड़े पहन के, जो कि लाल कपड़े का जो था एक वो लाया था कॉन्सेप्ट, किसने, इल्तुतमिश ने। क्या होता था, किसी को यदि न्याय चाहिए होता था तो वो जो जामा मस्जिद होती थी उसमें लाल कपड़े पहन के जाता था। तो लाल कपड़े पहन के यदि कोई जाता था, वैसे आप लोगों ने देखा होगा जो भी मस्जिद में जाता है तो व्हाइट कपड़े पहन के जाता है, लेकिन यदि लाल कपड़े पहनकर कोई जाता था तो उससे सारी जनता खुद ही क्वेश्चन पूछने लगती थी कि भाई क्या दिक्कत है ना। तो जैसे ही दिक्कत पूछती थी तो दिक्कत बता दी जाती थी उसके द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट लाया था इल्तुतमिश ने। तो इसका जो उपयोग करती है वो रजिया सुल्तान करती है। जब इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगता है, उसको डर सताने लगता है कि तुर्क ए चहलगानी हमें हटा देगा, है ना, तो ये जामा मस्जिद में जाती है और लाल कपड़े पहनकर वहां पर जाती है। तो वहां की जनता पूछती है कि भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या समस्या है। तो वो बताती है कि जो तुर्क ए चहलगानी है ये मुझे शासका बनाना नहीं चाहता है, और इतना योग्य शासक कोई है भी नहीं। तो जनता इसको दोबारा से बैठा देती है ना। तो पूछा जाएगा कि भैया किसके द्वारा रजिया को सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश ने तो अपने सामने ही इसको घोषित कर दिया था, लेकिन फिर दिल्ली की जनता ने इसको जो है सुल्तान बनाया था। ठीक है, और जब जनता का सपोर्ट मिल गया तो इसकी पावर बढ़ गई। तो उसी समय इसने 2 इक्तादार बनाए थे, बदायूं में बनाया था एतगीन को, और भटिंडा में बनाया था अल्तूनिया को। अब भाई तुर्क चहलगानी, तो भाई जो 40 सरदारों का दल था उसको तो दिक्कत हो गई कि भैया यहाँ पे तो यार ये बहुत पावरफुल हो गई। तो फिर क्या होता है, एक अमूर एक आखुर एक वो होता है। तो ये क्या होता है, अश्वशाला का प्रमुख इसको कहा जाता है, अमूर ए आखुर को। इस पर ये एक याकूत को यहाँ पर बनाती है, अमूर ए आखुर को अश्वशाला का प्रमुख बनाती है याकूत को। तो यही याकूत था जो जब घोड़े पे बैठाता था ना इसको, जब ये रजिया सुल्तान घोड़े पे बैठती थी तो ये अपना हाथ आगे लाता था
और वो हाथ पे पैर रख के फिर घोड़े पे चढ़ती थी। तो ये सब देख के तुर्क-ए-चहलगानी ने एक हवा उड़ा दी कि जो रजिया सुल्तान है ये जो है याकूत को पसंद करती है या याकूत इसको पसंद करता है। ठीक है, इनका प्रेम प्रसंग का जो है ये जनता में जो है उड़ा देते हैं पूरा वहां पे कि प्रेम प्रसंग चल रहा है याकूत से। अब याकूत था जो, वो था बहुत ही निचले दर्जे का इंसान, है ना। तो जनता जो है रजिया सुल्तान के विरोध में आ जाती है। तो यहाँ पर तुर्क-ए-चहलगानी जो है सक्सेस हो जाता है इसकी हवा उड़ा के, ये तो याकूत को पसंद करती है। ठीक, फिर क्या होता है भाई, इसी दौरान भटिंडा का जो होता है इक्तादार, भटिंडा का इक्तादार इस समय विरोध कर देता है कि मैं अब रजिया सुल्तान की बात नहीं मानूंगा। अब ये विरोध तो करता है, लेकिन ये विरोध के पीछे हाथ किसका होता है, तो यही तुर्क-ए-चहलगानी का, है ना। क्योंकि तुर्क-ए-चहलगानी का पीछे से सपोर्ट होता है अल्तुनिया को, और ये भटिंडा में बैठा हुआ तो थोड़ा दूर तो रहता ही है दिल्ली से। देखिए जैसे मैप पे देखें हम लोग, तो मैप के माध्यम से यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया दिल्ली, है ना, और ये भटिंडा में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर विरोध कर देता है क्योंकि दिल्ली से थोड़ा दूर रहता है। तो भाई अब जब ये विरोध करता है तो रजिया सुल्तान सीधी इसके पीछे जाने की सोचती है कि इसको मैं खत्म करके आती हूँ अभी। तो याकूत जो होता है इसको रोकता है रजिया को कि भाई वो विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं तैयारी में है, लेकिन रजिया बोलती है कि मैं सुल्तान हूँ, मेरे साथ इतनी सेना है और मैं अल्तुनिया को नहीं मार पाऊंगी। तो ये भटिंडा की ओर चली जाती है और अल्तुनिया इसको वहां पे घेर लेता है क्योंकि अल्तुनिया का वो क्षेत्र होता है और 40 सरदारों का इसको सपोर्ट भी होता है। तो अल्तुनिया इसको घेर लेता है। तो अब जैसे ही हारने की कगार पे आती है तो फिर भाई इक्का फेंक देती है यहाँ पे रजिया सुल्तान, कहती अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव दे देती है। तो अल्तुनिया यहाँ पे खुश हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। अब जैसे ही शादी कर लेता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जो सरदार होते हैं वो तो कहते हैं अरे भाई ये तो गलत हो गया, अल्तुनिया को हमने इसके लिए उकसाया था और ये इसने इससे शादी कर ली। किसने, इसी अल्तुनिया ने। अब जैसे ही अल्तुनिया शादी कर लेता है और शादी करके फिर ये दिल्ली की ओर आ रहे होते हैं, कहाँ पे, यहाँ से देखिए पंजाब से और दिल्ली की ओर आ रहे होते हैं। तो पंजाब से दिल्ली के आने में बीच में पड़ता है कैथल। कैथल जगह पे ये लोग एक जगह आराम कर रहे थे, वहीं पे डाकुओं ने इन दोनों को काट दिया। और डाकुओं ने कैसे काटा कि जो चहलगानी जो ग्रुप था उसने एक हवा उड़ाई थी कि बहुत सारा धन आ रहा है पंजाब से दिल्ली की ओर। तो डाकू यहाँ पे रास्ते में पहले ही बैठ गए कि भाई धन आ रहा है। ये तो किसी को कोई जानता नहीं था कि रजिया सुल्तान कौन थी, है ना। रजिया सुल्तान की उस समय किसी को फेस तो याद था नहीं कि भाई कि फेसबुक टाइप का कुछ हो कि भैया फेसबुक पे रजिया सुल्तान अपनी फोटो लगाए, कोई भी देखेगा तो भैया ये कहेगा कि अरे ये तो रजिया सुल्तान है ना, ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान को मार दिया जाता है और अल्तुनिया भी इसके साथ लपेटा जाता है। ठीक, तो ये हो गया खत्म। अब यहाँ से क्या आएगा, बलबन का स्टार्ट होगा। बलबन देखिए रजिया सुल्तान के बाद तुरंत बलबन नहीं बैठेगा, सबसे पहले रजिया सुल्तान के बाद बैठेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन नासिरुद्दीन महमूद से मरवा देगा और 20 साल तक ये नासिरुद्दीन महमूद ही बना रहेगा। और उस समय तक क्या बना रहेगा, जो बलबन था वो वजीर बन के बैठा रहेगा। ठीक, 20 साल तक ये वजीर बना रहेगा, लेकिन फिर ये सोचेगा कि भैया अब मैं क्या वजीर ही बना रहूंगा हमेशा। और ये इलवरी तुर्क था। ठीक, तो ये वजीर जो है मार देता है और खुद बैठ जाता है बलबन। तो ये था बलबन जो था ये तुर्क-ए-चहलगानी का ही एक सदस्य था। ठीक, तो इसको पता था कि तुर्क-ए-चहलगानी बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें सिर्फ षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे ही सुल्तान बनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, तुर्क-ए-चहलगानी का अंत करेगा, सबसे पहले इसको समाप्त करेगा। ठीक है, और राजत्व सिद्धांत को ये देता था बढ़ावा, क्योंकि ये कहता था कि राजा ही सबसे टॉप पर रहेगा। ठीक, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया इसने हमेशा, बहुत ही कम हंसता था, है ना, और बहुत ही कम बोलता था किसी से भी। और जब ये किसी से भी मिलता था तो प्रॉपर कपड़े और ड्रेस में पहन कर ही मिलता था, क्योंकि ये मानता था कि जो सुल्तान है वो टॉप पे रहेगा हमेशा। ठीक, ये चीजें इसने की। और ईरानी परंपरा के अनुसार इसने क्या चलाए थे, दो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा और पैबोस। ठीक, सिजदा क्या होता था कि जमीन पर लेटकर अभिवादन किया जाता था, जमीन पर लेटकर अभिवादन किया जाता था। सिजदा का मतलब सिजदा, है ना, सिजदा कर रहे हो मतलब सर बिल्कुल आप लोग जो है लेट रहे हो और झुका रहे हो। और पैबोस होता था, पैबोस मतलब पैरों से लगाना, सुल्तान के चरणों को चूमने की प्रथा होती थी। तो इसने दोनों प्रथाएं चलाई थी, ये ईरानी प्रथाएं थी। ठीक है, तो जैसे ही कोई मिलने आता था सुल्तान से तो सबसे पहले वो सिजदा और पैबोस दोनों का पालन करता था। सबसे पहले वो सर झुकाता था और लेट जाता था और उसके बाद सरदार के पैरों को चूमता था। ठीक, फिर इसने एक और रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति क्या थी, तो रक्त और लौह की नीति थी कि भैया अगर आप में रक्त है तो उसमें लौह है, मतलब तलवार है उसके पास। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति भी इसी ने चलाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी बलबन ने। ठीक है, ईरानी त्योहार जो थे, क्योंकि ये ईरान से ही अपना कनेक्टिविटी रखता था, तो ईरानी त्योहारों को भी इसने आरंभ किया था और नौरोज का आरंभ किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है।
फिर जिले इलाही, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जिले इलाही, तो जिले इलाही भी इसी ने उपाधि ली थी जिले इलाही की, और जिले इलाही का मतलब होता था ईश्वर का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये हो गया। फिर इसने एक विभाग और चलाया था, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग की स्थापना की थी दीवान ए अर्ज। दीवान अर्ज भी याद रखना, अर्ज, अर्ज से याद रखना सैन्य विभाग। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर हो गया बलबन का अंत। अब बलबन के पुत्र जो है कैकुबाद और क्यूमर्स बैठे, और जलालुद्दीन खिलजी जो इनका सेनापति था, इसी ने इनको खत्म कर दिया, और खिलजी वंश की यहाँ से स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए खिलजी वंश पे। और खिलजी वंश कहाँ से कहाँ तक रहा, तो ये रहा 1290 से 1230 तक। इसके बारे में एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय काल का वंश जो कौन था, वो खिलजी वंश ही था। सबसे कम टाइम पीरियड का समय यही था, मात्र कितने साल का, 30 साल का, 1290 से 1320 तक। और ये जो खिलजी वंश था, ये इनकी जाति जो थी वो अफगानिस्तान की थी। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले कौन आया था, ऐबक, उसने वंश नहीं बदला, वो तो उसने तो स्थापना ही की थी गुलाम वंश की। फिर उसके बाद बैठा कौन, इल्तुतमिश, लेकिन वो भी अलग था, इलवरी तुर्क था वो, इलवरी वंश से, लेकिन वो गुलाम वंश में ही रहा। और फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आया, बलबन, वो भी अलग था, ईरानी था, लेकिन उसने भी अपना वंश चेंज नहीं किया यहाँ पर, वो भी गुलाम वंश में ही रहा। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश पे जलालुद्दीन खिलजी बैठा, तो जलालुद्दीन खिलजी ने अफगानिस्तान से ये अपना ताल्लुक रखता था, तो इसने अपना खिलजी वंश का स्टार्टिंग की। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन माना जाएगा, खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि हमने गुलाम वंश की ट्रिक क्या देखी थी, ऐबक जल गया है ना, तो जल से वही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि संस्थापक इसका कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी क्या थी, देखिए इसने दिल्ली नहीं अपनी राजधानी रखी थी, किलोखरी रखी थी, कूलागढ़ी में अपनी राजधानी, दिल्ली से थोड़ा हटके ये एरिया था, तो वहां पे रखी थी किल्लोखरी में, किल्लोखरी या कूलागढ़ी जो भी लिखा आ जाए। अब ये देखिए बहुत ज्यादा एज का था, ये 70-72 साल का था, तो उदार और सहिष्णु हो जाता है। जब इंसान जब 65-70 की एज पे पहुंचता है तो वैसे ही शांत हो जाता है ना, लेकिन वो तो इसने जो है जो गुलाम वंश था उसका अंत कर ही दिया था, लेकिन था उदार और सहिष्णु था ये। फिर जो है फिर ये भेजता है अपने भतीजे को और अपने दामाद को, यही इसकी लड़की को फंसा लिया था, है ना, तो इससे शादी भी कर लिया था। भाई मुस्लिमों में तो हो ही जाता है ना, भाई बहन में, ये था इसका भतीजा ही, लेकिन उसने शादी की थी जलालुद्दीन की पुत्री से। ठीक है, तो जलालुद्दीन का दामाद भी बन गया था इस तरीके से। तो जलालुद्दीन इसको भेजता है कहाँ पर, देवगिरी पर आक्रमण के लिए। देवगिरी पे इस समय कौन बैठे हैं, यादव वंश बैठा हुआ है ना। और देवगिरी पे जब ये जाता है वहां से खूब सारा धन लूट कर आता है, और कहाँ आता है, इलाहाबाद में, क्योंकि ये इसको इलाहाबाद वाले एरिया बैठा था, तो इलाहाबाद में जाके बैठ जाता है। तो लगता है जलालुद्दीन को कि भाई हिसाब देने दिल्ली नहीं आया, तो ये खुद ही वहां पर चला जाता है इलाहाबाद। ठीक है, और जैसे ही इलाहाबाद पे पहुंचता है, तो इलाहाबाद में ये अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करवा देता है, क्योंकि ये बहुत सारा धन लूट कर आया था और धन देने की इच्छा इसकी थी नहीं। बहुत ही खच्चर आदमी था अलाउद्दीन, बहुत ही कट्टर इंसान था, है ना। अब चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। तो अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में थे। ठीक है, ये याद रखना है। और अलाउद्दीन के इशारे पर किसने, इख्तियारुद्दीन हूद ने जलालुद्दीन को मार दिया था छल पूर्वक। ठीक है, तो जो इख्तियारुद्दीन था उसी ने इसको मारा था। और जलालुद्दीन के दरबार में कौन थे, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो याद रखना जलालुद्दीन के दरबार में था, और हसन दहलवी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि जलालुद्दीन के दरबार में कौन आया था, तो अमीर खुसरो और हसन दहलवी, या फिर पूछा जाएगा कि खिलजी वंश में कौन आया था, तो अमीर खुसरो। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं, अब जब जलालुद्दीन मर गया तो फिर कौन बैठेगा, उसकी सीट पर बैठेगा भैया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी फिर आ जाएगा दिल्ली में, है ना। तो बलबन का जो लाल महल था ना, बलबन ने बनवाया था एक लाल महल, वहां पे ये अपना राज्य अभिषेक करवाएगा। ठीक है, और सिकंदर सानी की उपाधि लेगा। ये क्या रखता था, पूरे जो है विश्व को जीतना चाहता था, और सिकंदर के समान, है ना। तो दूसरा सिकंदर भी कहते हैं इसको, सिकंदर द्वितीय, और इसी के लिए इसने क्या ली थी, एक उपाधि ली थी जो थी सिकंदर ईशानी। अब याद रहेगी ये वाली उपाधि पूछी जाएगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली थी, सिकंदर ईशानी। क्यों, क्योंकि वो सिकंदर के जैसा बनना चाहता था। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके विजय अभियानों से। तो विजय अभियान, सबसे पहला विजय अभियान उसका रहा था कहाँ का, गुजरात का। ये उत्तर के विजय अभियान थे, ये दक्षिण के विजय अभियान थे। विजय अभियान को हमने दो पार्टों में बांटा है। ठीक है, उत्तर के विजय अभियान और दक्षिण के विजय अभियान। तो उत्तर का जो सबसे पहला विजय अभियान रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, वो रहा था गुजरात का। और जब ये गुजरात का विजय अभियान रहा था, इसी दौरान इसको मिला था यहाँ पर कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर थर्ड जेंडर था, मलिक काफूर, ये इसको मिला था। और ये युद्ध नीति में बहुत ही सफल कूटनीति जानता था, लेकिन ये तो इसलिए लाया था कि भैया ये तो ठीक है,
ये तो क्या है, ये तो सिर्फ एक थर्ड जेंडर ही तो है, तो इसके लिए हरम में इसको रख दिया जाएगा महिलाओं की जो है वो देख रेख के लिए। लेकिन ये तलवार भाला वाला सब जलाना जानता था, युद्ध नीति भी जानता था, तो फिर इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ रख लेता है ना। और साउथ में जितने भी जो भी इनके वो हुए हैं अभियान, वो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही हुए हैं, और मलिक काफूर इसका विश्वसनीय जो है सेनापति था। ठीक है, चलिए फिर गुजरात के बाद क्या हुआ, रणथंबोर का, है ना। फिर उसके बाद हुआ था चित्तौड़ का। चित्तौड़ वाला ही था भैया, चित्तौड़ वाला तो आपने सुना होगा, वो देखी होगी मूवी पद्मावत। पद्मावत में चित्तौड़ की कहानी ही दिखाई है। वहां का राजा होता है, उसकी रानी होती है पद्मावत, और पद्मावत कितनी सुंदर थी, उसकी चर्चा हर जगह थी। तो इसी के चक्कर में जो है, ये तो बहुत बड़ा छलिया तो था ही अलाउद्दीन, है ना। तो ये चित्तौड़ पहुंच जाता है, वहां पर डेरा डाल देता है, और 7 महीने उसको घेरे रखता है। और 7 महीने बाद जो है घेर आता है वहां का राजा बाहर, तो उसको निपटा देता है, और रानी क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है ग्रुप में। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मालवा का, और उसके बाद चंदेरी का, इतना पूछता है। फिर उसके बाद आप लोग याद रख लेना सिवाना और जालोर का, लेकिन ये 4 जरूर याद रखना, सिक्वेंस पूछ लेता है आपसे, पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, और फिर मालवा। ठीक है, ये 4 तो बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं आपको। सबसे पहले वहीं पे जाएगा गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा। ठीक है, और दक्षिण में सबसे पहले रहा देवगिरी, फिर रहा था बारंगल। बारंगल में काकतीय वंश था उस समय, है ना। फिर द्वार समुद्र और मालाबार तक ये गया था। पांड जो मदुरै थी ना, मदुरै राजधानी जो थी, वहां तक ये गया था। चलिए ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। अभी इनकी कहानी और देख लेंगे। जो मालाबार था, मालाबार में जब ये वहां पे मदुरै था, मदुरै जो पांड्य की राजधानी थी ना मदुरै, तो वहां पे सुंदर और वीर 2 भाई थे। सुंदर और वीर, तो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तो जो सुंदर होता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगने, और तब इनको मौका मिल जाता है मदुरै में एंट्री करने का। और मदुरै में जाके ये खूब लूट फूट करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कोई वहां तक गया नहीं था जो कि मतलब मुस्लिम हो, है ना। ये खूब लूटपाट करते हैं, बहुत सारा धन लेकर वहां से वो वापस आते हैं। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो पद्मावत रचना थी वो किसकी थी, तो मलक मोहम्मद जायसी की थी। और उसमें किसके बारे में लिखा है, जो चित्तौड़ की रानी थी पद्मावती, उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसके कर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसने जो है लगाए थे। तो एक लगाया था खराज और खुम्स। खराज क्या था भूमि में जो पैदावार होती थी, भूमि की पैदावार में जो से जो कर्ज लिया जाता था, जो सॉरी जो कर लिया जाता, वो खराज कहलाता था। और खुम्स क्या था, लूट पर जो कर लिया जाता था वो था खुम्स। हाँ ठीक है, और जजिया क्या था, जो हिंदुओं से कर लिया जाता था वो था जजिया। और जकात क्या था, जो मुसलमानों से लिया जाता था वो था जकात। ठीक, अब इसी समय क्या होता है कि भाई जो एक खालसा भूमि होती है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो एक खालसा भूमि को बनाता है। वो कहता है जो भी अदर भूमि बची हुई है राज्य में वसूली गई जो है, मतलब सुल्तान की भूमि हो जाएगी, वो कौन सी कर जो राज्य द्वारा वसूला जाएगा, उसको वो खालसा भूमि में रख देगा। ठीक है, जो राज्य द्वारा वसूला गया कर है वो भूमि के तौर पे लिया जाता था, और उसको वो क्या करते थे, खालसा भूमि में जोड़ते जाते थे। और वो खालसा भूमि का हेड कौन होता था, वो होता था सुल्तान। ठीक है, तो इसी दौरान वो निजामुद्दीन औलिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो निजामुद्दीन औलिया साहब जो रहते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया साहब को बहुत सारा गिफ्ट मिले मिले हुए थे। तो ये कहता है कि भैया निजामुद्दीन औलिया साहब से मिलना चाहता है ना। निजामुद्दीन औलिया के पास खूब सारी भूमि थी। तो एक मैटर यही होता है कि वो कहता है कि ये भूमि हमें वापस दो। तो इस सिलसिले में वो मिलना चाहता था निजामुद्दीन औलिया से। लेकिन निजामुद्दीन औलिया तो बहुत विद्वान आदमी था, वो समझ जाता है इसकी चाल। तो निजामुद्दीन औलिया को जब ये लेटर भेजता है कि भैया हम मिलना चाहते हैं आपसे, है ना, तो ये कहता है कि मेरे घर में जो है ना 10 दरवाजे हैं, है ना, और 10 दरवाजे, अगर सुल्तान की एंट्री एक दरवाजे होती है तो मैं 9 दरवाजों से वापस चला जाऊंगा। तो ये मिलता नहीं है उस समय अलाउद्दीन खिलजी से। और जब देखिए उस समय पे क्या होता था, कोई खसरा खतौनी तो होती नहीं थी कि नाम डालो तो सीधा जो है पता चल जाएगा कि किसके नाम की जमीन है। उस समय तो इंसान खुद ही बताता था कि इस नदी से उस नदी तक ये जमीन है, ये मुझे उसने गिफ्ट दी थी, ये मेरी है ना। वो पावरफुल होता था तो वो उस जमीन को बनाए रखता था, नहीं तो कोई उसको छीन लेता था, है ना। यही होता था ना जमीन में। खसरा खतौनी तो होती नहीं थी कि भैया डालो लैपटॉप में या नेट पे, तुरंत उसका जो है ब्यौरा निकल आएगा, निजामुद्दीन औलिया के नाम डालो कितनी जमीन है ना। तो ये तो कुछ होता नहीं था। तो उस समय सीधा सीधा होता था कि भैया जो भूमि है उसी से जाके पता लगती थी। तो इसी सिलसिले में वो निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया कि अगर एक दरवाजे से सुल्तान एंट्री करेगा तो मेरे घर में 9 दरवाजे और हैं, मैं उनसे निकल जाऊंगा। तो फिर वो मिलता नहीं है। चलिए अब सैनिक व्यवस्था पे देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सैनिक व्यवस्था पे उसने क्या किया था, है ना। नकद वेतन रहा यहाँ पर, और सैनिकों की हुलिया लिखना इसने स्टार्ट कर दिया था, और घोड़ों को दागना स्टार्ट कर दिया था। देखिए नगद वेतन क्यों,
क्योंकि अब इसके पास ये देखिए इल्तुतमिश इतना सक्षम नहीं था, लेकिन ये थोड़ा बहुत सक्षम हो गया था, क्योंकि यहाँ से कितना टाइम पीरियड इसको मिल गया है, तो यहाँ पर इसके पास पेमेंट आने लगी थी, तो इसने देना स्टार्ट किया सबसे पहले नकद वेतन। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जो कि नकद वेतन देना स्टार्ट किया था, तो किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और फिर इसने क्या किया था, सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट कर दिया था। देखिए मान लीजिए भर्ती सेना में हुआ कोई और उसकी जगह आ कोई और रहा है, तो इसको डाउट होने लगा था, तो इसने क्या किया कि मैं रोज तो देखूंगा नहीं, तो हुलिया लिखना स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए कि भैया हुलिया इनका लिखो, और समय समय पे चेक करते रहो कि कौन सा सैनिक कब आ रहा है। फिर तीसरा क्या किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा क्यों की थी कि देखिए यहाँ से क्या होता था कि दरबार से इनको हष्ट पुष्ट घोड़े मिलते थे, और घोड़ा फिर ये बदल देते थे, है ना। तो घोड़ा फिर पता चला कि यहाँ से गया था अच्छा तगड़ा घोड़ा युद्ध में लड़ने वाला, और वहां से बैल जो उसमें गाड़ी में लगा होता था वो घोड़ा आ रहा है ना। तो इसने फिर घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि घोड़ों को बदला ना जा सके, है। और अब जैसे मान लीजिए जो दरबार के जो घोड़े होते थे वो तो दाग दिए जाते थे, और इंसान कोई अपना घोड़ा दाग नहीं सकता था, अगर दागता तो फिर वो भी छीन जाते कि ये तो दरबार का घोड़ा है। तो इसलिए उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा भी स्टार्ट कर दी। यहाँ से तीनों इसके ये तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब घोड़ों के बारे में कहा जाए तो एक और पढ़ने को मिलेगा आपको, एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति, है ना। एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति। एक अस्पा का मतलब एक घोड़ा होता था जिसके पास, तो वो होता था एक अस्पा में गिना जाता था, और जिसके पास दो घोड़े होते थे जिस सैनिक के पास, उसको दो दो अस्पा कहा जाता था। तो एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति भी किसने स्टार्ट की थी, ये भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं इसकी बाजार व्यवस्था। भाई बाजार व्यवस्था इसकी बहुत तगड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो भी अगर कम तौलता था ना, कोई भी सामान यदि कम तौलता था, तो ये उसका मांस काट के तौलता था उतने ही बराबर, है ना। तो बाजार व्यवस्था इसने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी। ठीक, तो क्या किया था यहाँ पर इसने, आप पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो वस्तुओं के मूल्यों को रोका इसने, वस्तुओं का जो मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा था उसको स्टेबल किया। ठीक, और सट्टेबाजी चोर बाजारी कानून भंग करने वालों को कठोर दंड दिया। वही बता रहा हूं मैं, जैसे कोई कम तौलता था और वो पकड़ा जाता था, तो उसके लिए उसने वही किया था कि जितना कम तौलेगा अनाज या कुछ भी चीज मान लीजिए, तो उतना ही उसका मांस काटा जाता था, ऐसा माना जाता है। तो ये इसने ऐसे नियंत्रण किया बाजार प्रणाली पर। अब अधिकारी पूछे जाते हैं इसके, और ये अधिकारियों से पूछा जाता है कि भाई कौन सा अधिकारी किससे संबंधित था। तो सबसे पहले था एक दीवान ए रियासत। रियासत था, तो ये क्या करेगा, बाजार पर नियंत्रण रखेगा। ये याद रखना है, रियासत से ये याद नहीं रख लेना कि ये जो है पूरा उसमें चीज करेगा। ठीक है, और सहना ए मंडी, सहना ए मंडी था, वो बाजार का अधीक्षक था, अधीक्षक से याद रखना है इसको। ठीक है, फिर था एक सराय अदल, तो ये था न्याय के लिए, है ना। और एक था बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी का था, बाजार का निरीक्षक करता था, ये था। और मुन्नाहियांस, ये था गुप्तचर था। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए दीवान ये रियासत, दीवान ये रियासत मतलब बाजार पर नियंत्रण कर रहा है, रियासत पर नियंत्रण, है ना। तो लेकिन किसकी रियासत पर, बाजार की। ठीक, सहना ये मंडी, सहना का मतलब होता है अधीक्षक, और किसका, मंडी का। तो बाजार का जो अधीक्षक होता है उसको कहते हैं सहना मंडी। ठीक है, फिर सराय अदल, सराय अदल क्या होता है, न्याय के लिए होता है ये। ठीक, और बरीद ए मंडी, तो ये सहना मंडी और बरीद ए मंडी में दोनों में रखना क्लियर, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। सहना ए मंडी क्या हो जाएगा, बारह बाजार का अधीक्षक, और बरीद ए मंडी क्या हो जाएगा, 12 बाजार का निरीक्षक करने वाला अधिकारी। ठीक है, ये अध्यक्ष हो गया एक तरीके का, और ये हो गया निरीक्षण करने वाला अधिकारी, तो ये हो जाएगा दोनों। फिर हो गया एक मुन्हियांस, ये पूछा नहीं गया है कहीं, फिर भी याद रख लीजिए, इनको कहते थे गुप्तचरों को कहते थे, जो बाजार में गुप्तचर होते थे उनको बोलते थे मुन्हियांस। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र का कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से क्षेत्र में थे कौन कौन से शासक थे, ये देखते हैं। ठीक, देख लेते हैं। देखिए क्षेत्र था रणथंबोर, रणथंबोर में कौन था, तो देखा था ना गुजरात के बाद रणथंबोर अभियान था, सबसे पहला था गुजरात अभियान, और उसके बाद था दूसरे नंबर पे था रणथंबोर का अभियान। तो रणथंबोर में था हमीर देव। ठीक है, इसको भी इसने घेरे रखा था, एक साल तक वहां पे डेरा डाले रहा था, और वहां पे फिर उसको वापस आना पड़ा था, और हमीर देव को इसने मार दिया था वहां पे। ठीक, चित्तौड़ में राजा रतन सिंह था, इसी की पत्नी थी पद्मावती, है ना। पद्मावती पे जो मूवी बनी है वो इसी पर थी। फिर देवगिरी, देवगिरी में कौन था, रामचंद्र देव, और गुजरात में तो था उस समय कर्णदेव। ठीक, और मलिक काफूर को क्या कहा जाता था, मलिक काफूर जो था वो गुजरात विजय में मिला था इसको। ठीक है, ये पहली बात कर चुके हैं हम लोग। और ये मलिक काफूर को हजार दीनार में खरीदा था, तो इसको हजार दीनारी भी कहा जाता था। और सहना फिर इसको बनाया गया था, सहना मतलब बाजार का अधीक्षक। अभी हम लोगों ने देखा ना, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी सबसे पहले बनाया गया था इसको बाजार का अधीक्षक।
फिर उसी के बाद इसको जो है सेनापति बनाया गया था। ठीक, अलाउद्दीन ने सुल्तान पद के लिए खलीफा से स्वीकृति ली थी, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। सॉरी, खलीफा से जो स्वीकृति थी वो लेना आवश्यक नहीं समझा था यहाँ पे। और आगे जो इसके आएंगे तो एक वो अपने आप को खुद ही खलीफा घोषित कर देगा, और एक कहेगा मैं तो पैगंबर का जो है पैगंबर का ही जो इंसान हूँ, वो मैं पैगंबर का भेजा हुआ दूत हूँ। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, उसमें देख लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या लिया था, खलीफा से जो स्वीकृति ली जाती थी खिलहत, वो खिलहत यहाँ पर उसने कहा था कि आवश्यक नहीं है, मैं उनसे खिलहत नहीं लूंगा। ठीक है, ये किसने किया था, अलाउद्दीन ने। और निरंकुश राजतंत्र में ये विश्वास रखता था, निरंकुश मतलब कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर रखता था ये विश्वास। अब देखते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ पर भी दो पद पूछे जाएंगे आपसे, कौन कौन से, दीवान ए मुस्तक राज, मुस्तक राज तो पूछा भी गया है, पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है। तो ये होता था राजस्व विभाग से संबंधित, मुस्तक राज, ये याद रखना, मुस्तक राज। ठीक, और गुप्तचर विभाग से संगठित था एक मुख्य अधिकारी, इसको बोलते थे बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग से संबंधित जो मुख्य अधिकारी होता था उसको बोलते थे मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, ये याद रहेगा। भूमि को नापकर लगान वसूलने वाला सुल्तान कौन था, बिस्वा से, ये सबसे पहले यही था। भूमि को नापकर जो जिसने लगान स्टार्ट किया था, ये पहला सुल्तान था, ये यही था, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने दो और नए कर लाए थे, एक घरईचर और एक चरईचर। घरई में क्या होता था, ये मकान से कर लेता था, जो मकान पर कर लगता था उसने स्टार्ट किया था घरईचर। ठीक है, और एक जो पशुओं के चारागाहों पर लगता था तो होता था ये चरईकर। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखना। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा है, एक दीवाने मुस्तकराज जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है, और एक देखा है गुप्तचर विभाग से संबंधित जो था मुमालिक, बरीद मुमालिक। और भूमि को नापने के लिए इसने विश्वा से नापता था, और एक और था इसका घरईचर और चरईचर। ठीक, ये सब याद कर लिए। अब स्थापत्य में देखते हैं इसने क्या किया था। देखिए सबसे पहले देख, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुतुब मीनार, तो उसी के पास में इसने बनवाई अपने ही नाम पर। देखिए जैसे अलाउद्दीन लिखते हैं ना, तो अलाई मीनार बनवाई इसने। तो अलाई मीनार, अब इसने कहा कि भाई वो 5 मंजिल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अलाई मीनार, इसके समय तक तो 4 मंजिल ही थी, क्योंकि फिरोज तुगलक तो इससे बाद में आएगा, तब 5 मंजिल हुई थी वो। तो वो 4 मंजिल थी, तो इसने कहा मैं 7 मंजिल बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा, अलाई मीनार। तो अलाई मीनार का बेस इतना चौड़ा कर दिया है ना। और उसके बाद इसने इसका जो काम करने का ठेका किसको दिया, अपने सेनापति को। तो भाई अब सेनापति को क्या पता कि क्या स्थापत्य कला क्या होती है ना। तो उसने भी खूब चौड़ा सा बेस ले लिया कि भाई अब बनाते हैं, बहुत लंबी 7 मंजिल तक जानी है, बहुत ऊंचाई पर बनानी है, इस साइज से उन्होंने बेस बहुत चौड़ा ले लिया। और उसके बाद वो बेस अभी भी बना डला है वहां पर, अभी भी आप लोग जाते होंगे जब कुतुब मीनार के पास में, तो कुतुब मीनार से थोड़ा सा हटके वो बना हुआ है, तो वो आपको दिख जाता है। तो ये हो गया इसका फैल, क्या हो गया, अलाई मीनार। ठीक, लेकिन अभी भी जाओ तो दिख जाती है वो की फूटी फाटी सी है। ठीक, और उसके बाद फिर इसने कहा कि अब ये तो फैल हो गया, अब मैं बनवाता हूँ कुतुब मीनार के आगे ही एक और अलाई दरवाजा, है ना। अलाई दरवाजा तो छोटा सा होता है, और वो बनवा देता हूँ, वो ठीक रहेगा, सक्सेस हो जाएगा। तो फिर बनवाया इसने अलाई दरवाजा, और फिर सेनापति को ठेका नहीं दिया, उसके लिए उसने अलग से लोगों को हायर किया और बनवाया अलाई दरवाजा। तो ये सक्सेस रहा उसका, ये मीनार चौपट हो गई थी। फिर उसके बाद सीरी नामक एक शहर में बसाया था, उसमें बनवाया था सीरी का किला। और ये सीरी का किला किस लिए बनवाया था, ये मंगोलों का आक्रमण उसके टाइम पे हुआ था 7 बार, और 7 बार इसने हराया था उनको। ठीक है, तो बार बार मंगोलों का आक्रमण मंडराता रहता था इसके ऊपर, तो उसने मंगोलों के आक्रमण की रक्षा करने के लिए सीरी किला बनवाया था। तो ये याद रहेगा। स्थापत्य कला में 3 चीजें, कौन सा, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, और सीरी नामक शहर में सीरी का किला। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए अब और जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग किसने की थी। तो डाक व्यवस्था लागू सबसे पहले की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, जो पीडीएस प्रणाली थी वो किसने सबसे पहले लागू की थी, वो भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो डाक व्यवस्था उस समय लागू की थी, तो स्पीड पोस्ट लागू की थी इसने। स्पीड पोस्ट कैसे दी जाती थी, देखिए मान लीजिए कि ये हो गया क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, और दिल्ली से मान लीजिए देवगिरी तक इसको पहुंचाना था कोई संदेश, तो स्पीड पोस्ट में पहुंचाना था। तो कैसे होता था कि जगह जगह इसके किलोमीटर पे घोड़े बंधे होते थे। ठीक है, तो एक घोड़ा जाता था यहाँ पर देता था, फिर दूसरा घोड़ा यहाँ से चेंज होता था, और घोड़े लगातार भागते जाते थे। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ तक देता था, फिर तीसरा चौथा यहाँ तक देता था। तो स्पीड पोस्ट भी इसने चालू की थी। तो इसी को कहते हैं डाक व्यवस्था सबसे पहले लागू किसने की थी, वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों याद रहेंगे। इतने ही आएगा अलाउद्दीन खिलजी से, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, इतने पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लिया जाएगा, आप बता दोगे। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले आया था कौन, जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, ये था भैया इसी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तो खलीफा से जो है खिलाफत लेना मतलब नहीं समझा था उचित, कि जरूरी नहीं है कि खिलाफत लेना पड़े, मंजूरी लेना पड़े, लेकिन इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है, और जबकि था कुछ नहीं, खलीफा घोषित कर दिया। और उसके बाद में ये जो है दारू वारू ज्यादा पीने लगा और नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद करता था, ये दरबार में नग्न लोगों को ही पसंद करता था, तो ये हो गया बर्बाद। उसके बाद इसको मरवा दिया नसरुद्दीन खुसरव शाह ने, इसको निपटा दिया, ठीक है। और मरवाया किसने, तो ये मरवाएगा जो इसके बाद आएगा वो, ठीक। और ये खुद 5 महीने तक रहा, और उसके बाद प्रथम भारतीय मुसलमान था ये जो नसरुद्दीन खुसरव था। इसके बारे में कहते हैं कि ये पैगंबर का सेनापति था, इसने खुद को कहा था, अपने आप को कहता था कि मैं ही पैगंबर का सेनापति हूँ। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था कि जो खलीफा की जो लेनी पड़ती थी खिलाफत, मतलब मंजूरी लेनी पड़ती थी सुल्तान बनने के लिए, वो नहीं ली थी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो आया, इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। और फिर जो इसके बाद आया कौन, नसरुद्दीन खुसरव शाह, 5 महीने के लिए लाया, लेकिन इसने क्या कहा, मैं तो सेना पैगंबर का ही सेनापति हूँ, ठीक है। तो ये इतनी चीजें याद रखनी है। फिर इसकी मौत कौन कर देगा, गयासुद्दीन तुगलक इसको मार देगा, किसको, नसरुद्दीन खुसरव शाह को। और गयासुद्दीन तुगलक ही रहता है जो खुसरव शाह से पहले मरवा देता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, कहता है कि भाई इसको मारो, नहीं तो ये तो बर्बाद कर देगा खिलजी वंश को, है ना। तो खुसरव शाह जो होता है वो मार देता है मुबारक खिलजी को, और उसके बाद खुसरव शाह को मार देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ से आ जाता है क्या, तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश अब हम लोग देख लेते हैं कि तुगलक वंश में क्या क्या क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से वंश पढ़ लिए, सबसे पहले पढ़ा है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद पढ़ लिया है कौन सा, खिलजी वंश, ठीक है। 2 वंश कंप्लीट कर लिए। गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट कौन से पढ़ा था, सबसे पहले ऐबक पढ़ा है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश पढ़ा, फिर उसके बाद कौन पढ़ा था, रजिया सुल्तान को, और उसके बाद पढ़ा है बलबन को, ठीक है। इतनी पढ़े थे, चारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हमने। फिर उसके बाद खिलजी में उसको पढ़ा है तो जलाल, फिर उसके बाद अलाउद्दीन, और उसके बाद कुतुब मुबारक खिलजी। इतने तीनों को याद रखना बस, इससे ज्यादा क्या ही याद रखना है, ठीक है। अब आया तुगलक वंश। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय काल वाला वंश, तो तुगलक वंश कितना, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, लगभग 90+, मतलब 94 के आसपास, है ना। और एक चीज और पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य किसके काल में रहा, तो वो भी तुगलक के टाइम पे रहा है, और तुगलक में भी स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रहा है। फिर उसके बाद पतन स्टार्ट हुआ तो छोटा होता चला गया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि सबसे लंबा शासन काल किसका रहा, तो वो तुगलक वंश का रहा, 20 से 14 तक, 1320 से 1414 तक। और सबसे बड़ा साम्राज्य किसके टाइम पे रहा दिल्ली सल्तनत में, तो वो भी रहा साम्राज्य किसके टाइम पे, तुगलक वंश में, ठीक है। इतनी चीजें, 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को अब हम जहां भी बोलेंगे जीएसटी बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी बोलेंगे, और फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भैया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो जीएसटी था, ठीक है। कौन था, जीएसटी। और उदारता की नीति अपनाई इसने, क्योंकि देखिए इसका भी जो है ना बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, इस समय तक ये बूढ़ा हो गया था, तो इसने भी उदारता की नीति अपनाई, ठीक। क्योंकि ये उदार वही लोग हो जाते हैं जिनकी भैया टाइम मतलब अच्छा खासा उनने देख लिया होता है कि भाई लड़ाई वड़ाई में कुछ ज्यादा रखा नहीं है, लेकिन कुछ काम उनको करने होते हैं कट्टर, जिससे कि साम्राज्य चलता रहे। क्योंकि देखिए साम्राज्य यदि आपको चलाना है तो डर होना चाहिए, जनता के मन में थोड़ा सा डर और इज्जत दोनों होनी चाहिए, और डर रहेगा तो इज्जत तो इंसान अपने आप करने लगता है ना। तो संस्थापक पूछा जाएगा तो जीएसटी किसका, तुगलक वंश का। उदारता की नीति अपनाई। उसके बाद बर्नी ने रस्मोनियम और मध्यम पंथ नीति कहा, इसको दोनों को क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाए रस्मोनियम किसको कहा और मध्यम पंथ नीति किसको कहा, तो ये कहा जीएसटी को, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था के लिए इसने काम किया था, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की थी और नहरों का निर्माण किया था। देखिए अगर सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की और नहरों का निर्माण किया, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण किया, नहरों का जाल बिछाया, तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाया। देखिए स्टार्टिंग किसने की थी डाक व्यवस्था की, तो स्टार्टिंग की अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन श्रेष्ठ किसने बनाया, तो श्रेष्ठ बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। और तुगलकाबाद, आपको दिल्ली में जब आप जाते हो तो एक तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन मिलता है, तुगलकाबाद शहर जो बसाया था वो ही बसाया था किसने, तो वो बसाया था आपका जीएसटी ने, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया से कटुतापूर्ण इसके संबंध थे, कैसे, देखिए जब ये क्या कहते हैं वहां गया था बंगाल, ठीक है। तो बंगाल से जब ये लौट रहा था, तो बंगाल ये गया क्यों था, बंगाल अभियान पे गया था जीएसटी
इसलिए क्योंकि बहुत नाम सुना था इसने कि बंगाल बहुत ज्यादा संपन्न है और इसको चाहिए थी धन की जरूरत थी, है ना, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए धन तो ज्यादा चाहिए था। तो इसने बंगाल पे जो है अभियान किया था और वहां गया, इसको कुछ नहीं हाथ लगा, ठीक है। और इसी समय इसने भेजा था किसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था इसने साउथ में। वो बहुत कुछ लेकर आया था और ये कुछ लेकर नहीं आया। तो जब ये आ रहा था तो इसने कहा कि चलो, अलाउद्दीन खिलजी से तो बच गया था निजामुद्दीन औलिया, अब मैं संदेश भेज देता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया साहब से ये कहता है कि हाँ भैया औलिया साहब, जब तक मैं दिल्ली में प्रवेश करूँ ना, जब तक दिल्ली छोड़कर चले जाना। क्यों चले जाना, क्योंकि भैया जो जितनी जमीन और हथियाई हुई है ना, खालसा भूमि में आप जमीन नहीं दे रहे हो, ये सारी मेरी हो जाएंगी, तो आप दिल्ली छोड़कर चले जाना जैसे ही मैं बंगाल से लौटकर दिल्ली पहुंचूं। तो निजामुद्दीन औलिया साहब इसी समय कहते हैं कि हनूज ये दिल्ली दूरस्थ थे, मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो ये वाक्यांश आपका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, या हनूज ए दिल्ली दूरस्थ थे। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने, और किसके लिए कहा था, तो जीएसटी के लिए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, इतना याद रखना है। अब जब ये वापस आ रहा होता है बंगाल से, तो आगरा के पास एक जगह थी अफगानपुर, वहां पे ये रुक जाता है। आगरा निकलने के बाद फिर दिल्ली के बीच में एक अफगानपुर जगह थी, वहां पे ये रुक जाता है, भाई आराम फरमाता है। और ये रुकने की व्यवस्था कौन करता है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक करता है रुकने की व्यवस्था। और एक ही दिन में यहाँ पर लकड़ी का महल बनवाता है। लकड़ी के महल से क्या होता है कि आराम करने के लिए एक लकड़ी का बढ़िया महल बनवा देता है। अब क्या होता है, रात में वहां पे गाना बजाना चल रहा होता है, तो हाथियों से डांस करवा देता है ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो जैसे ही हाथी वहां पे डांस करते हैं, ये लकड़ी का महल बना हुआ था तो ये गिर जाता है, और एक जो लकड़ी का वो आके पिलर आके और जीएसटी के सिर पे पड़ता है, तो जीएसटी यहाँ पर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जो औलिया साहब थे, तो औलिया साहब की ये बात सच्ची हो जाती है कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। और क्या होता है, इब्न इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आया था, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसने कहा था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही षड्यंत्र था, किसको, जीएसटी को मारने का, है ना, क्योंकि ये जब तक मरेगा नहीं तब तक एमबीटी पावर में आएगा नहीं। तो जैसे ही ये मरता है तो बैठता है गद्दी पर, राज सिंहासन पर, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप समझ लोगे, और इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो अब आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे पहले इसका मूल नाम क्या था, जूना खां यहाँ पर लिख गया है, मूल नाम इसका था जौना खां, जौना खां, ठीक है। और उपाधि ये लेता है, तो उपाधि लेता है उलूक खां की, ठीक। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक तो मूल नाम क्या था, जौना खां, और उपाधि लेता है किसकी, उल्लूक खां की, ठीक है। इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता, वो इसी के टाइम काल में आया था, 1333, इसका सन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कब आया था, तो ये आया था 1333 में, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रखना है, तो ये दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और फिर दूत बनाकर इसको चीन भेजा था। तो बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं मोरक्को से। देखिए सबसे पहले इब्न बतूता से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मोरक्को से। किसके टाइम काल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। कब आया था, 1333 में आया था, ठीक है। और दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया गया था, और दूत बनाकर कहाँ भेजा गया था, तो चीन भेजा गया था। इतनी चीजें इसके बारे में याद रखनी है। और इसी की एक किताब थी इब्न बतूता की, किताब उल रहला। तो ये चीज आपको याद रखना है, किताब उल रहला। और किताब उल रहला में इसने क्या लिखा है, तो ये एमबीटी के बारे में ही लिखा है। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। तो कुछ चीजें देखते हैं कि भैया सिक्कों पर इसने क्या छपवाया था। तो अल सुल्तान जिल्ली इला, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये लिखवाया था इसने, किसने, एमबीटी ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर लिखवाया था अल सुल्तान जिल्ली इलाहा, मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, ठीक है। और सबसे बड़ा साम्राज्य इसी के टाइम पे था, पहले ही बात कर ली, 23 प्रांत, सिर्फ किस किस को छोड़कर, कश्मीर नहीं था इसके प्रांत में, और बलूचिस्तान नहीं था, बाकी पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया आ गया था इसके में, ठीक है। तो ये देख लिया। इसके बाद बर्नी के अनुसार 5 इसकी योजनाएं थी, उनका क्रम पूछा जाता है आपसे, है ना। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, दोआब में कर वृद्धि की, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक देखिए क्या था कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था। कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान ये पता करता ही नहीं था। उससे पहले सीधा ना किसी से सलाह लेता था, समझता था कि मैं तो भाई पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं सीधा डायरेक्ट जो भी करूंगा खुद ही करूंगा, है ना। तो सलाह नहीं लेता था, तो इससे बहुत सी चीजें इसकी बिगड़ जाती थी। देखिए अब इसके जो क्रम में जो अभियान रहे हैं, जो इसकी योजनाएं रही हैं, उनसे इसको कैसे नुकसान हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि की। अब देखिए ये गंगा जमुना वाला दोआब था ना, गंगा जमुना के बीच के, दो नदियों के बीच के जगह को क्या कहते हैं, बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब।
तो जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था इसमें इसने कर वृद्धि कर दी, और कर वृद्धि तो कर दी, लेकिन इसको ये नहीं पता चला कि भाई जब दिल्ली में ही रह रहा है, गंगा यमुना यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो कम से कम पहले ये पता तो करवा लेना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर इस समय चल रहा था अकाल, है ना, और अकाल के समय इसने क्या करवा दिया, दोआब में कर वृद्धि कर दी। तो भाई विरोध होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो लोग सोच रहे थे कि भैया हमको कुछ ना कुछ रियायत दी जाए कर से, है ना, कर ना लिए जाए इस समय पे, ये कामना कर रहे थे, और इसने क्या किया, इस समय और कर में वृद्धि कर दी। तो जनता यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुस्सा तो होगी, विरोध तो होगा इसका। तो इसका हुआ विरोध। फिर इसको पता चला कि अरे ऐसी ऐसी बात थी कि यहाँ पर तो अकाल चल रहा था। तो इसने उसी समय पे एक एक जो है विभाग बनाया था, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही विभाग क्या था, तो कृषि की उन्नति के लिए बनाया था। अब जब देखिए, फिर जब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचा था, अकाल पड़ रहा था, तो फिर बारिश हुई, तो फिर अमीर ए कोही बनाया गया, और इसमें कृषि उन्नति के लिए जो भी ऋण दिया जाता था वो इसी के तहत दिया जाता था। तो अमीर कोही, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीर ए कोही किसने स्टार्ट किया था, तो एमबीटी ने किया था, और किसकी उन्नति के लिए, तो कृषि की उन्नति के लिए। ये चीज याद रखना, ठीक। ये हो गया इसका पहला कार्य। फिर दूसरा कार्य क्या रहा, जब इसने वो चला दिया, तो अब इसका लगा कि यार अब इधर तो सब बर्बाद हो गया है, अब साउथ में की ओर थोड़ा सा रुख बनाया जाए। और साउथ में क्या, नीचे साउथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसको लगा कि दिल्ली से तो कंट्रोल किया नहीं जाएगा इसको, तो क्या करना चाहिए, कहीं बीच वाला मध्यम वाला क्षेत्र चुनना चाहिए। तो ये देवगिरी को चुनता है, ठीक है, और देवगिरी का नाम क्या रख देता है, दौलताबाद, है ना। और अब ये सोचता है कि भैया दौलताबाद को राजधानी बना जाए, दिल्ली से कितना, 1500 किलोमीटर दूर। तो ये कर देता है राजधानी परिवर्तन। और सबको जबरदस्ती, दिल्ली से कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते थे, तब भी जबरदस्ती करता है कि भाई चलो सीधा कहाँ चलना है, दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन कर देता है, और दौलताबाद जाने के बाद जबरदस्ती यहाँ से लोग ले जाता है। अब बताइए, विकलांग विकलांग लोग होंगे, उनको ये पैदल ले जा रहा है हाथी घोड़ों के पीछे चलाते चलाते, तो कितना विरोध इसका हुआ होगा, और लोगों के मन में कितनी खुन्नस जागी होगी, है ना। और वहां ले जाता है, वहां इसकी चीजें व्यवस्थाएं जम नहीं पाती है, और दिल्ली हाथ से निकलता दिखता है। तो वहां पहुंचते ही फिर कहता है 1500 किलोमीटर जाने के बाद कि भाई चलो वापस चलो, है ना। तो लोग इसको मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लोग परेशान हो गए इससे कि भाई अभी तो पैदल आए हैं 1500 किलोमीटर, और कुछ ही समय हुआ है, फिर कह रहा है वापस चलो। तो ये हो गया, तो इसका ये भी फेल हो गया था, पहला भी, और दूसरा भी फेल हो गया था। फिर तीसरा इसने क्या किया कि अब इस समय क्या था कि चांदी के सिक्कों की बहुत ज्यादा, चांदी जो था ना बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, और वैश्विक स्तर पर इसका जो है मिलना थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो ये इस समय फिर क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा जारी करता है। और सांकेतिक मुद्रा में भी क्या करता है, ये तांबे के सिक्के चलवा देता है, तांबे और पीतल के, है ना, पीतल के सिक्के। तो पीतल तो हर घर में पीतल के बर्तन होते थे, तो लोहार लोग जो थे, और तांबे की जो इसकी सांकेतिक जो मुद्रा चलती है ना, वो कुछ टफ नहीं थी, ऐसा बस गोल सा सिक्का बना दिया खाली, और उस पर कोई आकृति वाकृति थी नहीं टफ, है ना। तो ये सांकेतिक मुद्रा चालू हुई, सांकेतिक मुद्रा इसने चालू कर दी अच्छे के लिए, लेकिन बुराई इसमें क्या हुई कि सब भैया अपने घर पे जो है पीतल के बर्तन गला गला के, जो लोहार लोग थे, लोहार लोग गला गला के, और क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पर बना रहे हैं सिर्फ दिन भर क्या चल रही है, पीतल के सिक्कों की छपाई चल रही है। तो ये सांकेतिक मुद्रा भी इसकी फेल हो गई, है ना। तब ये फेल हुई, तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने सोचा कि भाई अब सांकेतिक मुद्रा जब बनाई जाती है और वो फेल हो गई, तो वो क्या सोचेगा, फिर सोचेगा कि भाई इनको जमा तो करवा लिया जाए। तो फिर ये जमा करवाता है, और 7 दिन का टाइम देता है। तो लोहार लोग इस समय 7 दिन में और जितने बचे कुचे पीतल के बर्तन थे, सारे की मुद्रा छाप देते हैं, और इसको वापस देते हैं। तो तुगलकाबाद जो शहर था, तुगलकाबाद शहर के पास में एक पहाड़ बन गया था सिक्कों का, है ना, इतने ज्यादा सिक्के, और इसको इनके बदले में क्या देनी पड़ी थी, चांदी देनी पड़ गई थी। तो लोहार लोग इस समय हो गए बहुत अच्छे स्थिति में पहुंच गए, और इसका पूरा धन चला गया। तो सांकेतिक मुद्रा भी इसकी फेल हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है, खुरासान अभियान। तो देखिए खुरासान कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, यहाँ पर खुरासान अभियान होता है। तो खुरासान अभियान में क्या होता है, वहां पे तो देखिए सीधी सी बात है, जब अफगानिस्तान में है तो वहां पे एशिया की राजनीति चल रही होगी। तो ये क्या करता है, खुरासान अभियान के लिए बहुत बड़ी सेना एक करता है तैयार अपने इधर, तो सबको भर्ती कर लेता है, एक घर में से सबको कहता है सबको नौकरी मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सब भर्ती हो जाइए, सब ट्रेनिंग करिए। तो सबकी ट्रेनिंग करवा देता है। और फिर क्या होता है कि वहां की जो राजनीति थी उसमें पलट हो जाती है राजनीति वहां पे। तो ये खुरासान अभियान को जो है बीच में ही कैंसिल कर देता है। तो इसकी जो ये सेना पे जो खर्च गया, सेना तैयार करने में ये खर्च गया, ये भी बेकार चला जाता है। तो ये चौथा वाला जो पॉइंट है, ये भी इसका बेकार चला जाता है। फिर होता है कराचल अभियान। तो देखिए कराचल अभियान जो होता है, वो कराचल अभियान ये वाला एरिया है जो अपना ये जो एरिया है चीन से लगा हुआ तो ये ठंडा एरिया होता था। इसने सोचा इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तो आ गया तो कश्मीर को क्यों छोड़ू, है ना। हम लोगों ने देखा है ना 23 प्रांत थे,
और कश्मीर और बलूचिस्तान उसमें नहीं थे, तो सबसे पहले ये सोचता है कि कश्मीर को मैं अपने अंडर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ले जाता है, यहाँ से इन्हीं में से छांटता है 10,000 बेस्ट सैनिक, है ना, 10,000 लोगों को, बढ़िया लोगों को लेता है और कहता है चलो कराचल अभियान पे चलते हैं। और कराचल अभियान से ये जब पहुंचता है तो वहां पे ये सेना रहती थी दिल्ली के आसपास वाली, तो ये उस एनवायरनमेंट से तो वो परिचित थी नहीं और जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो सेना ठंड के कारण बिना लड़े ही मर जाती है ना। और फिर वहां पे ये जो इसका जो लेखक था ना इब्न बतूता, ये कहता है कि 10,000 गए थे और सिर्फ वापस कितने आए थे, 10 आए थे, है ना। तो ये भी इसका कराचल अभियान भी फेल हो गया। तो अब इनसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि इनमें क्या हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि इनका सिक्वेंस में लगाइए इनको, है ना, सिक्वेंस बनाइए इनका। तो सिक्वेंस, चलिए भैया सिक्वेंस देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले क्या किया इसने, दुआब में कर वृद्धि की। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हो गया, पैसा इसका बर्बाद हो गया, अमीर को ही में पैसा देना पड़ा इसको, तो इसने सोचा कुछ पैसा मैं साउथ से ले आता हूँ। तो क्या करेगा उसके लिए, राजधानी परिवर्तन की। फिर जब राजधानी परिवर्तन वापस फिर आया, तो जब तक इसका और सारा धन खत्म हो गया और चांदी की मांग बढ़ गई, चांदी बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, तो ये सोचता है क्यों ना मैं खुद की मुद्रा चला देता हूँ, तो पैसा ही पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो सांकेतिक मुद्रा चलाता है, और सांकेतिक मुद्रा जब फेल होती है उसके बाद ये क्या करता है, सोचता है कि मैं खुरासान अभियान करूंगा, वहां की राजधानी नीति में भी इंटरफेयर करता हूँ, तो एक बहुत बड़ी सेना बना देता है। तो ये भी फेल हो जाती है, और फिर कराचल अभियान लास्ट में, याद रखना। तो पांचों का सिक्वेंस अब पूछेगा आपको तो लगा दोगे ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ये 3151 लिख गया, यहाँ पे 1351 कर लीजिए। 1351 में फिर क्या हुआ कि थट्टा जगह थी एक सिंध, सिंध के पास में, तो वहां जा रहा था ये, और उसी समय ये बीमार हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु हो गई तो बदायूं इस पर लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये बदायूं का ये जो पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में, कि किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये कहा था बदायूं ने, ठीक है। और एल्फिंस्टन ने लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। बदायूं ने तो लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और एल्फिंस्टन ने लिखा था कि मोहम्मद बिन में पागलपन के कुछ अंश थे, ठीक। अब पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, और वो भी कौन सा त्योहार में, होली में। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसने उश्र, एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि उश्र और जकात को छोड़कर शेष समाप्त कर दिए थे सारे कर। तो उश्र और जकात था, उश्र था जो कृषि होती थी उसकी उपज पर जो कर लिया जाता था वो, और जकात कौन था, जो मुस्लिमों पर कर लिया जाता था वो। तो इनने इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे कर समाप्त इसने कर दिए थे। और इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसका भतीजा ही था, है ना। और जब ये थट्टा जा रहा था ना सिंध के पास में अभियान पे, और जब ये खत्म हुआ था तो फिरोज शाह तुगलक उसके साथ ही था, ठीक। और यहां से फिर स्टार्ट होता है फिरोज शाह तुगलक। अब इसको हम जहां भी कहेंगे एफएसटी कहेंगे तो समझ जाना कि फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्व व्यवस्था, है ना, फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था से क्या क्या पूछा जाता है हमसे। तो सबसे पहले तो वही 4 कर लगाए थे, कौन कौन से, खराज, सबसे पहले कौन सा था, जजिया, जजिया के बाद कौन सा था, जकात, देखिए जकात, जकात के बाद फिर कौन सा था, खुम्स, और खुम्स के बाद कौन सा था, खराज। ये चारों याद हो ही गए होंगे क्योंकि ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हम लोगों ने पढ़ा था। जजिया, अब देखिए इसने क्या किया, जजिया जो था सिर्फ ब्राह्मणों पे लगा दिया था, सिर्फ ब्राह्मणों पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर जो सिर्फ ब्राह्मणों पे लगाना स्टार्ट किया था वो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और जकात ये था जो मुस्लिमों पर लगाया जाता था, खुम्स था लूट पर लगाया जाता था, और खराज जो था वो कृषि पर लगाया जाता था जो, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए ये हो गया, फिर एक और आया था हर्ब ए सर्व। तो सर्व से याद रखना सिंचाई, ठीक है। उपज का ये 1/10 भाग देना होता था, ये सिंचाई कर इसने लगवाया था सबसे पहले। तो हर्ब ए सर्व आपसे पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, हर्ब ए सर्व, तो आपको याद रखना है सर्व से सिंचाई, ठीक। फिर एक आया था तकाबी ऋण। तकाबी ऋण जो, तकाबी ऋण क्या होता था कि जो मतलब कुछ टाइम के लिए तकाबी ऋण लेते थे किसान लोग, जैसे मान लीजिए उन लोगों को बुआई वुआई करनी है, उस समय कुछ टाइम के लिए दिया जाता था तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण एक बार इसने पूरा माफ कर दिया था, ठीक है। तो तकाबी ऋण माफ करने वाला पहला शासक कौन बना था, तो यहाँ पे पहला सुल्तान बना था एफएसटी, ठीक है। फिर लगान की बात करें यदि, तो इसके टाइम पे लगान से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग तक ये लगान के रूप में वसूलता था, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था कि कौन सा सिक्का इसने चलाया था। देखिए अभी तक हम लोग दो चीजें पढ़ चुके थे, एक तो पढ़े थे चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का। और चांदी का कौन सा सिक्का,
टका और जीतल तांबे का टिक्का सिक्का, ठीक है। तो अब एक यहाँ से सिक्का आया शशनगी, अगर शशनगी सिक्का पूछा जाए तो शशनगी सिक्का किसने चलाया है, तो वो चलाया है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और अफीफ के अनुसार क्या था, इसने 2 सिक्के और चलाए थे, तांबे का इसने चलाया था अद्धा और विक्स चलाया था किसका, चांदी का। तो ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए बाई चांस कि इल्तुतमिश इसने तो चला दिए थे टका और जीतल, और इसने कौन से चलाए, तो इसने चलाया था अद्धा चांदी का और विक्स अद्धा चलाया था तांबे का और विक्स चलाया था चांदी का, ठीक, इतना याद रहेगा। फिर अब देखते हैं इसकी सिंचाई व्यवस्था। भाई सिंचाई व्यवस्था से देख लेते हैं कि नहरों, 5 बड़ी नहरों का इस्तेमाल इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। वैसे तो नहरों का जाल बिछाने वाला सुल्तान इसी को बोला जाता है, नहरों का इसने खूब सारा जाल बिछा दिया था, खूब सारे पेड़ पौधे भी लगवाए थे। तो जो 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया वो किसने किया था, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यमुना नदी से हिसार तक 150 मीटर की सबसे लंबी नहर का इसने निर्माण किया था उसी समय। तो यमुना नदी से हिसार तक, हिसार कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। और 150 कुएं भी खुदवाए थे कि भाई कृषि पे इसने बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं बढ़ावा दिया, तो ये सब चीजें वो कृषि के लिए करवा रहा है। अब क्या इसके सार्वजनिक जो कार्य थे वो क्या थे, निर्माण कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले तो शहर पूछता है कौन कौन से नगर इसने बचाए, तो जितने में एफ 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 मिले ना तो वो सारे ही फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद जो कांच के लिए फेमस है ना, चूड़ियों के लिए भी फेमस है ये, वहां पे जो कांच का जो है बहुत बड़ा बड़ा बाजार मिलता है, चूड़ियां भी वहीं पे मिलती हैं। तो फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद तीनों नगर इसी ने बसाए। और दिल्ली में कौन सा नगर बसाया था, फिरोज शाह कोटला। तो पहले तो ये फिरोज शाह कोटला मैदान था, है ना, और अब उसका नाम क्या बन गया है, फिरोज शाह कोटला मैदान का अरुण जेटली मैदान, है ना। तो अरुण जेटली साहब वही है जो जीएसटी लगा के चल बसे, है ना, और अब हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका नाम क्या था, जौना खां था ना, तो उसकी याद में इसने जौनपुर नगर बसाया था। तो ये भी एक याद रखना। जल घड़ी का निर्माण पूछेगा आपसे, तो जल घड़ी का निर्माण सबसे पहले किसने किया, एफएसटी ने। देखिए जल पे सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा है, सिंचाई, ये सर्व भी किसने चलाया, सिंचाई के लिए एक सर्व, है ना, इसने ही चलाया। नहरों का जाल कौन बिछा रहा है, यही बिछा रहा है। तो जल घड़ी भी किसने, कुएं भी इसने खुदवाए खूब सारे, तो जल घड़ी भी हो गया। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस पर कई स्टार लगा लीजिए, शायद आगे भी पूछ सकता है कि जो अशोक के 2 स्तंभ थे ना, कौन कौन से, एक तो मेरठ यूपी में था और एक टोपरा, टोपरा आज का जो हरियाणा है वहां पे था। यहां से ये 2 स्तंभ लाया था, दिल्ली में लाया था, और दिल्ली में जो कहाँ पे रख दिए इसने, जो अभी ये है ना कुतुब मीनार बनी हुई है वहां पे ये इसने रखवा दिए थे, ठीक है। तो दिल्ली, तो अशोक के 2 स्तंभ कौन कौन से, मेरठ और टोपरा, कौन दिल्ली लाया था, तो वो लाया था एफएसटी, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए कुतुब मीनार की हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि चौथी और 5वीं मंजिल इसने निर्माण करवाई थी, चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी उसको सुधरवाया था और 5वीं मंजिल का जो है निर्माण करवा दिया था। अब देखते हैं इसके परोपकारी कार्य कौन कौन से इससे पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक दीवान खैरात की इसने स्थापना की थी। खैरात, खैरात क्या था, जो मुसलमान थे ना, मुसलमानों में अनाथ स्त्रियां होती थी या विधवा स्त्रियां होती थी, उनकी आर्थिक सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की थी इसने, दीवान एक खैरात। तो खैरात से याद रखना कि भैया फ्री में सब चीजें ये दे रहा था, किसको, अनाथ स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को, ठीक है। फिर एक इसने निर्माण किया था दार उल सफा विभाग का, दार उल सफा। तो सफा से याद रखना, एक दवाई आती है ना सफा, पेट साफ करने वाली, है ना, कोई ऐसी दवा आती है शायद, एक सीसी वगैरह आती है। तो वो क्या, अस्पताल से याद रखना भाई, दवाई हमें कहाँ मिलेगी, अस्पताल में। तो खैराती अस्पतालों की स्थापना करवाई गई थी। देखिए खैराती अस्पताल अभी भी मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वैसे तो सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं उनको, लेकिन आज भी उसी भाषा में बोलते हैं खैराती अस्पताल, मतलब सब फ्री में मिलने वाला अस्पताल, है ना। तो सफा की स्थापना किसने की थी, खैराती अस्पताल की, वो भी की थी एफएसटी ने, ठीक। फिर है दीवान ए इस्तिहाक। तो इस्तिहाक क्या होता था, जो मृत सैनिक होते थे ना, तो मृत सैनिकों के जो आश्रित बचे होते थे उनकी मदद के लिए दिया जाता था दीवान ए इस्तिहाक, तो ये भी याद रखना, ठीक। फिर दीवान ए बंदगान, देखिए गुलामों को हमेशा बंद करके रखा जाता था, तो बंदगान, दीवान ए बंदगान, गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना किसने की थी, एफएसटी ने। तो ये एफएसटी के जो मुख्य विभाग हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, दीवान ए खैरात, सफा, इस्तिहाक और बंदगान। खैरात किसके लिए, मुसलमानों की स्त्रियों और विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता, सफा, सफा का मतलब खैरात से, खैराती अस्पताल से, और इस्तिहाक मतलब मृत सैनिकों को आश्रित मदद, और बंदगान किसको, गुलामों के लिए। चलिए धार्मिक नीति पर बात कर लेते हैं अब इसकी। धार्मिक नीति पर क्या, सूफी संत जो बाबा फरीद थे ना, फरीद किसके फरीद का अनुयायी था ये, तो फरीद भी एफ से और फिरोज शाह तुगलक भी एफ से, तो एफ से एफ याद रहेगा ना, फरीद किसके में, फिरोज शाह तुगलक में। और हिंदुओं के प्रति ये कठोर नीति अपनाता था, है ना, क्योंकि देखिए जो जजिया कर लगा है सिर्फ ब्राह्मणों पर कर दिया था इसने, पहले पूरे हिंदुओं पर था लेकिन फिर यहाँ से कर दिया उसने सिर्फ ब्राह्मणों पे। तो ये हिंदू धर्म से बहुत कट्टर नीति अपनाता था, ठीक।
और खलीफा से इसने 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। जो खिलहत था ना, खिलहत, खलीफा से खिलहत लेते थे, खिलहत, तो इसने 2 बार लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का, या मान लो वंश ही ना लिखे और पूछ ले कि खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति किसने ली थी, तो वो ली थी एफएसटी ने, ठीक है। और इससे पहले जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने ली ही नहीं थी, उसने उचित नहीं समझा था उस चीज को। फिर मुबारक खिलजी जो आया था, उसने तो खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें आगे। अब पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं कि इस जमाने से भैया कौन सी पुस्तकें पूछी जाती हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ठीक। तो एक था फतवा ए जहांदारी, जहांदारी से याद रखना, शाहजहां मत लगा देना उस समय का, जहांदारी इसी समय का, बरनी, बरनी ने इसको लिखा था, ठीक है। फिर एक था तारीख ए फिरोज शाही, तो फिरोज शाही दो लोगों ने लिखी थी। एक अगर आपको पूछेगा तो एक बता देना, तारीख ए फिरोज शाही बरनी ने भी लिखी थी और शम्स ए सिराज अफीफ ने भी लिखी थी, ठीक है। तो तारीख ए फिरोज शाही दो लोगों ने, बरनी ने भी और अफीफ ने भी। फिर एक थी फतुहात ए फिरोज शाही, तो इसने एफएसटी ने खुद की अपनी आप कथा, आत्मकथा लिखी थी। तो कैसे कर लेना इसको, एफ, एफ और एफ, ठीक है, 3 एफ लिख लेना। मतलब फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद हो जाएगा। ट्रिपल एफ लिख लेना, एफ एफ एफ, फतुहात ए फिरोज शाही। क्योंकि ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक और फिरोज शाही पढ़ चुके ना, तो वो दिमाग में ना रह जाए। वो थी तारीख ए फिरोज शाही, वो थी वर्नी और अफीफ की, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एल्फिंस्टन जो था ना, उसने इसको अकबर युग कहा है। एफएसटी का जो सल्तनत युग था उसको अकबर कहा है, ठीक है। एफएसटी को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा है, तो ये कहा है एल्फिंस्टन ने। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद फिर बना है अगला, जो तुगलक काल का जो सुल्तान बना वो बना है नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया, एक तो पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमण कब हुआ था। तो एक तो या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि काल लिख देंगे कि मतलब कौन से वंश में, खिलजी वंश में कि गुलाम वंश में कि इसमें। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ है, मंगोल आक्रमण, वो हुआ था महमूद के समय, है ना। तैमूर लंग का मंगोल आक्रमण आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है नासिरुद्दीन महमूद। और अगर वंश पूछे तो तुगलक वंश, ठीक है। तो वो हुआ था 1398 ईस्वी में, और ये हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय, ठीक। अब जो तैमूर लंग था ना, यही अपना छोड़ के गया था अपने एक चेला को। कौन था इसका चेला, खिज्र खां, है ना। और खिज्र खां अपने अपना जो वो मानता था, मतलब क्या मानेगा, वो भगवान मानता था तैमूर लंग को। तो तैमूर लंग का चेला ही था खिज्र खां। और खिज्र खां ने कौन से वंश की स्थापना की थी, इसको मार के नासिरुद्दीन महमूद को मार दिया था, और सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 से 1451 तक। अब देखिए सैयद वंश बहुत ज्यादा लंबा तो चला नहीं है, मतलब ठीक ठाक चला है, 37 साल चला है। बट ये है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो जो जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको तुरंत तुरंत बता देता हूँ, इनको याद रख लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अभी लोधी वंश भी पढ़ लेंगे। चलिए तो संस्थापक देखते हैं सबसे पहला। तो संस्थापक कौन, खिज्र खां। खिज्र खान ही था ना जो तैमूर लंग को देवता मानता था, भगवान मानता था। तैमूर, अभी जैसे जो करीना कपूर है उसने अपने बेटे का नाम रख दिया है तैमूर, है ना, यही वो तैमूर। तो ये वाला तैमूर उससे मत लगाना, वो अलग तैमूर है। और ये तैमूर था मंगोल, है ना। तो इसका चेला था खिज्र खां। और खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। तो रैयत ए आला की उपाधि इसकी पूछी जाती है, ठीक। एक तो संस्थापक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि खिज्र खां ने कौन सी उपाधि दी थी, रैयत ए आला की। इसके बाद बना था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने शाह से शाह की उपाधि, है ना, इतना पूछा गया है नहीं। अब याहिया सर हिंदी, तारीख मुबारक शाही रचना की थी इसने। याहिया सर हिंदी की रचना पूछ ली जाती है कि कौन सी रचना की थी इसने, कौन सी की। तो तारीख ए मुबारक शाही, इसका नाम था ना मुबारक शाह, तो इसी के नाम पे की थी तारीख ए मुबारक शाही, ठीक। तीसरा आता है फिर मोहम्मद शाह। इससे क्या, इसने बहलुल लोदी को अपना पुत्र कहा था, है ना। और उसको बहलुल लोदी को क्या उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि। तो तीसरा इससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आखिरी से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, लेकिन सिक्वेंस के लिए रखना हो याद तो रख लो। अलाउद्दीन आलम शाह आया था, और इसके बाद इसको किसने मार दिया, अलाउद्दीन आलम शाह को मार दिया बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने कहा बहुत ही बेकार तुम जो है वंश चला रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। और यहाँ से फिर क्या हुआ, लोदी वंश की स्थापना हुई। और बहलोल लोदी कहाँ का था, अफगान का था, तो अफगानी था ये, है ना। तो यहाँ से हुई लोधी वंश की स्थापना। और लोधी वंश कब से कब तक चला, 1451 से 1526 तक चला, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया लोधी वंश से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संस्थापक पूछा जाएगा। तो संस्थापक कौन, बहलोल लोधी। हम लोगों ने क्या किया था याद, एवक जल गया खैबो, बा से क्या था यहाँ पर बहलोल, है ना। तो ये हो गया संस्थापक।
और प्रथम अफगान शासक इसका क्या था, प्रथम अफगान शासक इसको कहा जाता था। और ये महत्वपूर्ण शाखा थी वहां की साहू खेल से ये संबंधित था, ठीक है। अब दूसरी बात ये क्या है, बहुत पोलाइट रहता था, किनके लिए, अफगानियों के लिए। देखिए क्या है ना कि ये अफगानियों के साथ आया था, तो एकदम से ये शासक बन के रहता है यदि, तो विरोध भी हो सकता था। बहुत से अफगानी जो थे वो इसके समकक्ष थे और इसके बराबर ही योग्य थे। लेकिन बहलोल लोदी क्या करता था, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा, वो हमेशा नीचे बैठता था जमीन पर। और कोई भी काम करता था तो उससे पहले सबका सलाह मशवरा करता था जमीन पर बैठकर अपने सरदारों के साथ, ठीक है, जो कि अफगानी सरदार थे। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही पोलाइट वो अपना नेचर रखता था सरदारों के लिए, और बराबरी का समकक्ष इनको मानता था, ठीक है। अब इसकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि एक अंतिम आक्रमण इसने कहां पर किया था, तो वो किया था ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में किया था। और ग्वालियर से वापस आते ही समय ये बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बहलोली सिक्के के बारे में पूछा जाता है, किसने कौन से सिक्के चलाए थे, तो अपने नाम पे ही चलाए थे, बहलोली चांदी के सिक्के होते थे। तो ये हम लोग देखेंगे कि बहुत टाइम तक, अकबर के टाइम तक भी ये बहलोली सिक्के चले, है ना। यहाँ से पूरा जो है बाबर भी आ जाएगा तब भी ये बहलोली सिक्के चलते रहेंगे। तो जब अकबर आएगा और फिर अकबर के टाइम पे ये सिक्के हटाए जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आया सेकंड नंबर पे कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका सबसे योग्य शासक कह सकते हैं, माना जाता था उस समय का, ठीक है, बहलोल लोदी का। और सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इसी ने किया है उस समय पे, ठीक है। तो ये आया, तो इसने क्या लिया, सुल्तान सिकंदर शाह नाम से ये बैठा, सिकंदर शाह की उपाधि ली इसने, ठीक है। और आगरा की स्थापना की, आगरा जहाँ पे आप लोग जाते ही रहते हैं बार बार, है ना। तो आगरा की स्थापना किसने की थी, दिल्ली से थोड़ा सा हटके। देखिए उसको ये लगता था कि दिल्ली जो है ना वो सेंटर में नहीं है, और आगरा जो है सेंटर में, काफी चीजें वहां से कंट्रोल में की जाती हैं, की जा सकती हैं। और दिल्ली उसको बहुत ज्यादा लगता था कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई, तो वो उसने आगरा में एक नए शहर की स्थापना की। तो आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और गुलरुखी फारसी कविताएं जो होती थी ये इसी के उपनाम से लिखी गई। तो गुलरुखी अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि फारसी कविताएं जो थी गुलरुखी, वो किससे संबंधित थी, तो वो थी सिकंदर लोदी से संबंधित। अब देखिए ये देख लेते हैं मैप में, यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर था आगरा, और आगरा में आगरा नगर किसने बसाया, तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने, ठीक, इतना याद रहेगा। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी इसने, लज्जत ए सिकंदर शाही, तो सिकंदर शाही नाम आ रहा है और लज्जत बात आ रही है, तो ये सी ने लिखी थी। और नाप के लिए क्या चलाया था इसने, गज ए सिकंदरी चलाई थी, उसने खुद का मतलब नाप का एक पैमाना चलाया था, गज ए सिकंदरी। ये कितने लंबी होती थी, ये 30 इंच के आसपास की होती थी, ठीक है, तो इतना याद रखना। फिर अनाज पर इसने जकात लेना बंद कर दिया था। जकात किससे लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था, तो इसने बंद कर दिया था, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए तो बहुत ज्यादा चीजें चाहता था। और दूसरा क्या, ये जो हिंदुओं के लिए था बहुत कट्टरपंथी नीति अपनाता था, ठीक। फिर भी लेकिन कुछ काम इसने भी अच्छे किए हैं, जैसे देखिए मुहर्रम जो था ना, मुहर्रम पर ताजिए जो निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं खैर, वो ताजिए इसने निकलवाना उस समय पे बंद कर दिए थे। तो पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने मुहर्रम पर ताजिए निकलना बंद करवा दिए थे, वो था सिकंदर लोदी, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर एक नगरकोट में मंदिर था, ज्वालामुखी की मूर्ति, वो तोड़वा दी थी इसने, और तोड़वा के क्या करवा दिया था, उन्हीं से मांस तोड़वाता था अपने बाजार में, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब जो मुस्लिम थी, मुस्लिम स्त्रियां जो पीरों और संतों की मजारों पर जाती थी, है ना, तो मजारों पर जाने से इसने रोक लगा दी थी। उसने कहा था ये सब फालतू बनाया, वहां कुछ नहीं होता है। और हमने ये देख लिया था कि कब्र, मजार और जो मकबरा होता है ये किस किस के होते हैं, ये पहले ही मैंने समझा दिया था, ठीक है। और फिर 1517 में इसकी आगरा में मृत्यु हो गई थी, और आगरा ही में इसको दफना दिया गया था, मतलब इसका जो मकबरा है वहीं पे बनवा दिया गया था, ठीक। अब आता है भैया इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब जो पढ़ना है हमें इसी के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन जो भी बनते हैं सबसे ज्यादा इसी से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये अंतिम शासक था, ठीक है। और इसका चाचा बैठा हुआ था इस समय कहाँ पे, यहाँ इस वाले एरिया में, और ये बैठा हुआ है आगरा में, ठीक है, इतना हो गया। अरे ठीक है, सॉरी। इसके बाद क्या हुआ, जब ये इसका दौलत खां बैठा हुआ है यहाँ पर, दौलत खां लोधी इसका चाचा ही था, है ना। और ये दौलत खां और आजम खां जो होते हैं, यही आगे जाके बाबर को आमंत्रित करते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक होता है, देखिए आगरा में ये बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसके बगल में राजस्थान में बैठा हुआ है कौन, तो ये बैठा हुआ है आपका ये राणा सांगा, ठीक है। राणा राणा सांगा भी एक योग्य शासक था। देखिए तो अब इधर भैया बैठ गया ये आपका इब्राहिम लोधी, और ये बैठ गया यहाँ पर राणा सांगा। तो दोनों में टकराव होंगे कि नहीं होंगे, सीधी सी बात है भाई, टकराव तो होंगे जब दो पावरफुल, जो राणा सांगा भी अपने आप में पावरफुल था और ये भी पावरफुल।
तो दोनों में टकराहट तो होगी, तो टकराहट होगी तो इनके बीच क्या होगा, खतौली का युद्ध। और खतौली के युद्ध में क्या होगा कि लोधी और राणा सांगा का युद्ध होगा और इसमें लोधी हार जाएगा, तो इसकी थोड़ी सी शक्ति कमजोर होगी। लेकिन लोधी हार तो जाएगा, लेकिन राणा सांगा को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना तो वो नहीं था कमजोर कि हराने के बाद उससे कुछ भी ले लिया जाए। तो राणा सांगा भी इससे बौखलाया बैठा हुआ था कि यार कैसे ना कैसे इसको यहाँ से भगाया जाए, ये मेरे सर पे आके बैठ गया आगरा में, है ना। तो वो भी इसको भगाने के लिए मतलब तैयार था। और यहाँ पे दौलत खां लोधी इससे जल रहा था अंदर ही अंदर, और आलम खां भी जो था वो भी जल रहा था, इसके चाचा ही लोग थे ये, क्योंकि ये भतीजा था वो चाचा थे, वो सोचते थे कि हम लोग बैठे हैं यार गद्दी पर। तो ये लोग इनवाइट करते हैं फिर किसको, बाबर को। अब बाबर का क्या चल रहा है भैया, बाबर बैठा, बाबर क्या था, बाबर यहीं पर था, ये भी मतलब कहा जाए तो एशियाई से था। और वहां पे ये खुद कहीं पर इसको कुछ मिल नहीं रहा था, इधर उधर घूमता फिर रहा था, है ना। तो बाबर को ये जब इनवाइट करते हैं तो बाबर सीधा चला आता है, उसको तो जगह चाहिए ही थी वैसे ही कहीं ना कहीं रहने की। तो बाबर आता है और इनको सपोर्ट कौन कौन करते हैं, तो दौलत खान लोधी भी करता है, आलम खां भी, और यहाँ से राणा सांगा, ये तीनों इसको सपोर्ट करते हैं बाबर को। और बाबर आके यहाँ पंजाब में बैठ जाता है। तब तक जो लोधी था इब्राहिम लोधी, इसको कोई खबर नहीं रहती है। तब पता चलता है जब ये पंजाब आ जाता है और पूरी तैयारी में आता है। तो भाई जब इब्राहिम लोधी को पता चलता है तो ये दौलत खां से पूछता है कि भाई क्या है ये, पता नहीं लगा और ये आ गया। तो वो कहता है अरे कोई नहीं, छुटपुट राजा है, आप तो इसको वैसे ही कूट दोगे, है ना। अब लेकिन उनको तो पता ही था कि ये बहुत पावरफुल है। और तुगलक खां जो नीति थी, एक तोपों की नीति पहली बार बाबर लेकर आया था। तो बाबर यहाँ पर आ जाता है और बाबर से फिर ये चला जाता है पानीपत का, इनके बीच प्रथम युद्ध हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को। और लोधी और बाबर इसमें लड़ते हैं, लेकिन लोधी के तो लोग उससे मिले ही हुए थे, तो लोधी इसमें लड़ते हुए मारा जाता है और इसके लोग वापस चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, लोधी का भी अंत हो गया और सल्तनत काल का भी यहाँ अंत हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा मुगल काल, है ना। और निजामुद्दीन औलिया ने भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या लिखी है, निजामुद्दीन औलिया से संबंधित एक दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, वो ऊपर शायद आपको देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से मैं समझा देता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है, इनका अमीर खुसरो का गुरु माना जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो एटा पटियाला में। 9 सुल्तानों का काल इसने देखा था, किसने, अमीर खुसरो ने। इसीलिए इसको क्या कहते थे, तोता ए हिंद, क्योंकि भाई ये तोता माना जाता था हिंदुस्तान का, ठीक है। और सितार जो होता था ना, सितार की भी खोज अमीर खुसरो ने की थी। ये हो गई बात। अब बात आती है कि भाई बाबर आ गया, बाबर की एंट्री हुई दिल्ली में। दिल्ली में वो आया, उसने देखा यार इतना अच्छी चीजें, वहां वो भटकते घूम रहा था, है ना। यहाँ पर इतनी अच्छी चीजें होके यहाँ माइंड बना लेता है वो कि अब मैं यहीं रहूंगा। और जैसे ही वो ये कहता है कि मैं तो अब यहीं रहूंगा दिल्ली में, तो राणा सांगा कहता है अरे भाई साहब ये क्या हो गया। और दौलत खां भी, तो इनका भी युद्ध होता है, लेकिन इनको युद्ध में वो हरा देता है। वो चीजें हम लोग देखेंगे अभी मुगल काल में। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, बिल्कुल शुरू से आपको एक बार में बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या कंप्लीट किया है। देखिए पहले इनको थोड़ा साफ कर लेते और उसके बाद यहीं पर बता देता हूँ कि क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या छोड़ा है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सल्तनत काल से जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है इतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिर उसके बाद देखा इल्तुतमिश को, रजिया को देख लिया, और अलाउद्दीन किसको, गयासुद्दीन बलबन को देख लिया, ठीक है। ये चार देखे यहाँ पर। फिर जलालुद्दीन अलाउद्दीन को यहाँ पर देख लिया, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के बारे में ज्यादा डिटेल्स में देखा, ठीक है। फिर गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ देख लिया था तुगलक वंश में। फिर सैयद वंश में हम लोगों ने खिज्र खां को संस्थापक देखा और इनके बारे में भी एक एक पॉइंट देख लिए थे, ठीक है। फिर लोधी वंश आया और लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। और इब्राहिम लोधी को कहा जाता है सल्तनत काल का आखिरी जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी। और इसको हारने के बाद पानीपत युद्ध में जो है ये हार जाता है, तो यहाँ पर लोधियों का भी अंत हो जाता है और सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है, और यहाँ से आ जाएगा मुगल काल, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और दिल्ली सल्तनत से जितने क्वेश्चन बनेंगे इसी से बन जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, एक फास्ट रिवीजन के तौर पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास कैसी लगी, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए देख लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखा था कि साम्राज्य जो है ना सबसे ज्यादा बड़ा हो गया था, और साम्राज्य सबसे बड़ा हो गया था, और इसने जो है देवगिरी को राजधानी बनाया था। लेकिन जब ये देवगिरी से वापस गया तो यहाँ पर बहलोल और विजयनगर साम्राज्य दो, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर मिलेगा विजयनगर साम्राज्य, और यहाँ पर एक और
मिल जाएगा साम्राज्य। तो ये देखेंगे साउथ के जो साम्राज्य है ना, ये हम लोग देखेंगे कल, और कल की क्लास, एक कल क्लास रख लेंगे और एक और रखेंगे तो मुगल उसमें कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद 2 क्लास और आएंगी। अब आप कमेंट में ये बताइए कि क्लास कैसी लगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।